वेलकम टू इमेजिनेटिव टेल्स हिंदी। चैप्टर 211। तांग अकेली नहीं थी। उसे उस चचेरे भाई ने नीचे लाया था। तांग का रंगरूप अच्छा नहीं था, लेकिन उसे उसकी चचेरी बहन ने जबरन युवतियों के बीच खींच लिया। जुआन यी भी वहां मौजूद थी, जो आसपास की बहनों से इस मेकअप आर्टिस्ट का परिचय कराने के लिए तैयार थी। तांग ने इधर-उधर नहीं देखा, वह बस असहजता से वही खड़ी रही और बड़ी मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दे पाई। अरे, बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती। जुआन यी, तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि इसका उल्टा असर होगा? क्या तुम वाकई एक तय टकराव को मजबूर करने और उनके बीच किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इतने दृढ़ हो? कितना बचकाना! न केवल जीफी, बल्कि सभी किन परिवार के सदस्य जो इन विचारों को सुन सकते थे, उत्सुकता से देख रहे थे, ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि स्थिति कैसे विकसित होगी। तांग नीचे आकर लुओ झो से मिलना नहीं चाहती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह किसी और के महत्वपूर्ण अवसर पर परेशानी खड़ी करने से बचना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो सच्चाई से पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। अब वह लुओ झो का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती। इसलिए भले ही वो जानती हो कि लुओ झो यहाँ है, भले ही उसे पहले ही देखा जा चुका हो, वह उसका सामना नहीं करना चाहती। लेकिन दुर्भाग्य से वे उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, जिससे उसे नीचे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लुओ झो, तुम किसे देख रहे हो? जुआन यी को या उस छोटे चचेरे भाई को? क्यू ली ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार उन्हें उम्मीद थी कि लुओ झो जीफी और किन जियान से बहस करेगा, लेकिन वो अचानक रुक गया जैसे उसने किसी को देख लिया हो। लुओ झो के स्वभाव को देखते हुए ये बहुत अजीब था। ओह, वो मेकअप आर्टिस्ट! हान जियू अचानक क्यू ली के पास बोला। हैरान होकर वो क्षण भर के लिए अपनी मासूमियत को बनाए रखना भूल गई। आमतौर पर क्यू ली ने उसे चेतावनी दी होती, क्योंकि उसे वास्तव में ये पसंद नहीं था कि उसके पहले प्यार के बदले में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा राय रखता हो, बिल्कुल मूल की तरह। हालांकि ये सुनकर जीफी उत्सुक हो गई और हान जियू की ओर देखने लगी। तुम भी उसे जानते हो? अपनी आदर्श को उससे बात करते हुए सुनकर हान जियू ने अपने बॉस की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, उस होटल में पिछली क्लास के पुनर्मिलन में मैं उससे बाथरूम में मिली थी। उसके पास आपके हस्ताक्षर वाले कुछ मेकअप उत्पाद थे, इसलिए हमने बातचीत की। वह उस दिन वहां एक मेकअप कलाकार के रूप में काम कर रही थी। हान जियू ने तेजी और ऊर्जा के साथ बोलते हुए जल्दी से सब कुछ समझा दिया। चूंकि तांग ने इधर-उधर नहीं देखा था, इसलिए लुओ झो को समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन हान जियू के शब्दों को सुनकर वह दंग रह गया। अविश्वास में पूछा, वो वहां थी? उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। ओह माय, वो शायद सोच रहा होगा कि क्या उस दिन उसकी पहचान का पता चल गया था। क्या संयोग है? जिंग यान ने भौहें सिकोड़ी। क्या वो उद्योग में एक प्रसिद्ध मेकअप कलाकार है? बाई शियाओक्सी ने पूछा, जो लंबे समय से विदेश में थी और स्थिति से परिचित नहीं थी। सेन टिंग ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। लुओ फेई ने जी फेई की ओर मुड़कर पूछा, उसके पास आपका हस्ताक्षर है? तो वह आपकी प्रशंसक है? आपने अभी कहा कि आप भी उसे जानते हैं, तो आप उसे जानते हैं? एक सच्चे पुलिस अधिकारी की तरह वो बहुत समझदार थे। लुओ फी की टिप्पणी पर लुओ झो ने तुरंत जी फी की ओर देखा। तुम भी उसे जानते हो? वह जी फी से सावधान हो गया था। उसे लग रहा था कि उससे जुड़ी कोई भी चीज अच्छी नहीं हो सकती। हालांकि जब जीफी ने उसकी ओर देखा, तो उस नजर ने लुओ झो की रीढ़ को ठंडा कर दिया। उसने महसूस किया कि जीफी की नजर में बहुत कठोर आलोचना थी। हाँ, जीफी वास्तव में उसकी आलोचना कर रही थी, क्योंकि उसे अभी कुछ एहसास हुआ था। ये कमीना टैंग से प्यार करने का दावा करता है, लेकिन अब मैं इस पर विश्वास नहीं करता। बदमाश होना उसकी हड्डियों में है, उसके पास ज़मीर नहीं है। ओह हाँ, मैं उसे जानती हूँ। मेरे पिछले वैरायटी शो के दौरान तांग 2 महीने तक मेरी और किन झाओं की मेकअप टीम का हिस्सा थी। वाकई क्या संयोग है, जीफी ने मुस्कुराते हुए कहा।
किन जियान चौंक गई। उसे भी कुछ एहसास हुआ और उसने अविश्वास से लुओ झो को देखा। लुओ झो हैरान और चकित दिखाई दिया। उसके पास हैरान होने की हिम्मत है, ये भी नहीं जानते हुए कि टैंग ने मेरे साथ 2 महीने काम किया है। भले ही उसे गपशप में कोई दिलचस्पी न हो, हमारा शो इतना लोकप्रिय था और हम साथ रहते थे। टैंग ने इसका जिक्र कैसे नहीं किया? उसने जरूर किया होगा, लेकिन शायद उसने अपने दिमाग में इसे दर्ज भी नहीं किया होगा। वह अपनी गर्लफ्रेंड पर कितना कम ध्यान देता होगा। उसे स्पष्ट रूप से उसके करियर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब किन परिवार के सदस्य जो इन विचारों को सुन सकते थे, उन्हें भी इसका एहसास हो गया। किन झाओ और किन रोंग विशेष रूप से अवाक थे। बेशक उनकी टीम के लोगों को पता होगा कि वे किसके लिए काम कर रहे थे, खासकर जब से शो इतना लोकप्रिय था। ये तथ्य कि लुओ झो को नहीं पता था, इतना बेतुका था कि हर कोई इस विवरण के बारे में क्षण भर के लिए भूल गया था। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो उनकी भावनाओं को वर्णित करने के लिए अवाक शब्द पर्याप्त नहीं था। ये देखकर कि लुओ झो को अभी भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि वह कितना नीच था, जीफी क्रोधित हो गई। वह सीधे बोल पड़ी, तांग एक अच्छी इंसान है, कुशल है, मेहनती है और कठिनाइयों से नहीं डरती। बस पैसे और पुरुषों के मामले में उसकी किस्मत खराब है। ऐसा कैसे? बाई शियाओक्सी ने तुरंत जवाब दिया, जिससे साबित हुआ कि मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से गपशप के बारे में जिज्ञासु है। लुओ झो ने भी देखा, उसकी आंखें जांच करने वाली और रक्षात्मक थीं, जैसे कि उसे संदेह हो कि तांग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोल रही थी। इस तथ्य को सहन करने में असमर्थ कि उसने उसे पाला था, केवल इसलिए सहन कर रही थी क्योंकि वह उसकी पहचान जानती थी, लेकिन इसके बारे में बाहर शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह जीफी और किन जियान द्वारा पहले किए गए उपहास को स्वीकार करने से डर रहा था। जीफी ने पहले ही गपशप भरे लहजे में बोलना शुरू कर दिया था, जिससे मेज पर बैठे सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। हमारे पिछले सहयोग के दौरान उसे अपने गुरु से पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि उसके प्रेमी का एक लग्जरी कार के मालिक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उसके प्रेमी के विशेषाधिकार प्राप्त रवैये ने मूल संघर्ष को बढ़ा दिया, जिसके कारण उसे कई हजारों का कर्ज उठाना पड़ा। उसके पास कोई बचत नहीं थी, इसलिए उसे आपातकाल के लिए अपने गुरु से पैसे उधार लेने पड़े। उसके बाद उसने कर्ज चुकाने के लिए दिन-रात काम किया। हमारे शो में थकावट से लगभग बेहोश हो गई। ये सुनकर लुओ झो पूरी तरह से हैरान रह गया, मानो आखिरकार उसे अपनी दूर की यादों से ये छोटी सी घटना याद आ गई हो। अपने विशेषाधिकार प्राप्त रवैये के कारण उसने संघर्ष को बढ़ने दिया, और हालांकि तांग ने बाद में मुआवजा दे दिया, लेकिन उसने मान लिया था कि उसके पास पैसा है। उसने कभी ये हिसाब लगाने की जहमत नहीं उठाई कि उसने अपने परिवार से कितना पैसा लिया है या तांग अपने वेतन से वास्तव में कितना खर्च कर सकती है। क्या उसका बॉयफ्रेंड इतना गैर जिम्मेदार था? बाई शियाओक्सी ने भौहें सिकोड़ी। सेंटिंग, ये लोग केवल दिखावा करने और लड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। ऐसे लोग सबसे बुरे होते हैं। अपनी प्रेमिका से ये खर्च वहन करवाना? यू ने घृणा से कहा, ये तांग प्यार में अंधा हो गया होगा, जो इसके बाद भी ब्रेकअप नहीं कर रहा। जिंगयान हंसा। प्रत्येक टिप्पणी के साथ लुओ झो का चेहरा और अधिक काला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, सिर में झुनझुनी होने लगी। शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिसे वह एक छोटी सी घटना मान रहा था, उसे दूसरों से इतनी कठोर आलोचना मिलेगी। लुओ फी और क्यूली दंग रह गए। उन्हें ये स्थिति किसी तरह परिचित सी लग रही थी, क्योंकि संघर्ष के बाद जब लुओ झो गुस्से में था तो उसने क्यूली और लुओ फी से शिकायत की थी कि लग्जरी कार का मालिक सिर्फ एक नवधनाढ़ था। फिर उन्होंने जी फी को आगे कहते हुए सुना, हाल ही में उसके परिवार को कुछ परेशानी हुई और उसे पैसे उधार लेने की जरूरत थी। उसने हर जगह कोशिश की, लेकिन उसे ऋण नहीं मिला। उसने अपने प्रेमी से मदद मांगी और वह भाग गया। चैप्टर 212। इस विचित्र स्थिति ने स्वाभाविक रूप से घृणा
और आश्चर्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां उत्पन्न की। जी फेई बड़े चाव से कहानी सुना रही थी और बाकी सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। हालांकि लुओ फेई और क्यू ली असहजता से बेचैन होकर लुओ झो को देख रहे थे। क्या लुओ झो ने अभी पैसे उधार लेने के बारे में कुछ नहीं कहा था? क्या यह एक संयोग था? इस समय लुओ झो पहले से ही बेकाबू होकर चिंतित महसूस करने लगा था। इसलिए नहीं कि उसे लगा कि जी फी जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रही है, बल्कि इसलिए कि उसे आश्चर्य हुआ कि अगर पैसे उधार लेने की खबर जी फी जैसे दूर के किसी व्यक्ति तक भी पहुंच गई है, तो क्या ये सच हो सकता है? मैंने सुना है कि उसे आज एक बड़ी नौकरी मिल गई है, जिससे उसकी जरूरी वित्तीय समस्याएं हल हो गई है। तो यही बात थी। जी फी ने सोच समझकर टिप्पणी की। फिर लुओ झो की ओर देखा। ओह, क्या तुम्हारी भाभी ने उसे विशेष रूप से ढूंढा था? शायद उसने मेरा शो देखा हो, मेरा मेकअप पसंद किया हो और छोटी टैंग के हुनर को पसंद किया हो। खैर, मुझे वैसे भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी फी सिर्फ लुओ झो को निशाना बनाने तक ही सीमित नहीं थी, वह जुआन यी को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लुओ झो का चेहरा तुरंत कई अलग अलग रंगों में बदल गया। उसकी अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई। ठीक है, जुआन यी उसे यहाँ लेकर आई थी और वह क्लास रियूनियन में भी थी। क्या ये सब महज एक संयोग था? उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। वह उसे यहाँ तक लेकर आई, शायद उसे और अधिक लोगों से मिलवाना चाहती थी। चूंकि उसका प्रेमी बेकार है, इसलिए वह पैसे कमाने के लिए केवल अपने आप पर ही निर्भर रह सकती है। तो मैं भी उससे मिलने जाऊंगी, बाई शियाओक्सी ने उत्सुकता से कहा। बेचारी लड़की को व्यस्त रखने में मदद करो ताकि वह उस बदमाश को भूल सके। सेन टिंग ने भी सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह भी उससे परिचय बढ़ाने की योजना बना रहा था। लुओ झो का चेहरा अब अपमान से ढका हुआ था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गई थी। लुओ फेई अंततः अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। तुम उसे जानते हो? क्यू ली को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे हावभाव बहुत नाटकीय ढंग से बदल रहे हैं। मुझे मत बताना कि ये छोटी सी तांग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इस टिप्पणी से मेज पर बैठे सभी लोग तुरंत चुप हो गए। उन्होंने देखा कि लुओ झो की आंखें बदल गईं, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। धीरे धीरे सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। स्थिति अत्यंत अजीब हो गई और जो लोग पहले बदमाश की आलोचना कर रहे थे, वे अब अनिश्चितता से जी फी की ओर देखने लगे। जी फी ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लगभग जोर से हंसने लगी। फिर उसने आश्चर्यचकित भाव से देखा। ये तुम हो? कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि छोटी तांग का प्रेमी मुफ्तखोर है, तो तुम उसका परीक्षण करने के लिए गरीब होने का नाटक कर रहे थे, फिर उसे अपना समर्थन देने दे रहे थे। यह कथन वज्रपात की तरह था, जिसने स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना दिया। मूल रूप से किसी मित्र की परीक्षा लेना एक छोटा सा खेल माना जाता था और मेज पर बैठा हर कोई अपने मित्र का पक्ष लेता था। लेकिन अब जब दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते थे, तो भावनाएं पूरी तरह से अलग थीं। लुओ झो की ओर हर किसी की नजरें अस्वीकृति से भरी थी। लुओ झो का चेहरा राख जैसा हो गया था, लेकिन उसने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। उसकी आंखें दूरी पर छोटे तांग पर टिकी थी। माहौल बहुत अजीब था और जिंग यान खांसते हुए जल्दी से विषय बदलने की कोशिश करने लगा। नहीं, जुआन यी क्या कर रही है? क्या वह छोटी तांग को भी जानती है? विषय बदलने का प्रयास विफल रहा। मेज पर माहौल और भी अजीब हो गया। आखिरकार बाई शियाओक्सी को अभी तक जुआन यी और लुओ झो के बीच पिछले रिश्ते का पता नहीं चला था। ये जानते हुए कि ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, अब भाईचारे की परवाह नहीं की और सीधे इसे बाई शियाओक्सी के साथ साझा किया। बाई शियाओक्सी इतनी हैरान हो गई कि वह लगभग चिल्ला पड़ी। तो क्या वाकई छोटी टैंग को परिचय के लिए यहाँ लाया गया था? सेन टिंग ने शांति से पूछा। आखिरकार उन्होंने अमीर परिवारों में ऐसी कई स्थितियां देखी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका दोस्त ऐसे गुप्त इरादों वाला व्यक्ति होगा, लेकिन अब सब कुछ इतना संयोग लग रहा था कि उन्हें शक नहीं हुआ।
इससे पहले कि कोई और सोच पाता, लोगों का एक समूह छोटे तांग के साथ उनकी ओर आ रहा था। वे क्या करने की योजना बना रहे थे? मेज पर बैठे सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे। इस तनावपूर्ण माहौल में किसी ने बोल दिया, लुओ झो, क्या तुम्हें यकीन है कि छोटा तांग जानता है कि तुम कौन हो? अगर तुम्हारा अनुमान गलत है, तो जब तुम मिलोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। लुओ झो छोटी तांग को गौर से देख रहा था, लेकिन उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था। कभी भी उसकी नजरों से नजरें नहीं मिलाईं। प्रारंभ में लुओ झो ये अनुमान लगा रहा था कि क्या छोटा तांग उसकी पहचान जानने के बाद जानबूझकर मेलमिलाप की तलाश में आया था और उन दोनों के मिलने का अवसर पैदा कर रहा था। लेकिन उस टिप्पणी से अचानक लुओ झो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल खाली हो गया हो, जैसे कि वह 100 मीटर ऊंची चट्टान से गिर गया हो। उसके मन में भय का भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, नन्हे तांग ने ऊपर देखा और एक क्षण के लिए उनकी आंखें मिल गईं। लुओ झो को लगा कि उसका गला रूंध गया है। वो अपनी नज़र को जरा भी हिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन छोटी तांग पहले ही नजरें फेर चुकी थी। बाकी सभी लोग उन दोनों के बीच हो रही बातचीत को देख रहे थे। दोनों ही घबराए हुए और उत्साहित थे, आपस में कानाफूसी कर रहे थे। क्या उसने उसे देखा? कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा लगता है कि उसे पहले से पता था। मैंने सोचा था कि वहां एक दृश्य होगा। क्या आप कुछ नाटक देखने की उम्मीद कर रहे हैं? जब वे कानाफूसी कर रहे थे, तभी समूह आ पहुंचा। लुओ झो की निगाहें लगभग जल रही थी जब वो छोटी तांग को देख रहा था, और क्योंकि वह उसकी ओर नहीं देख रही थी, वह तेजी से उत्तेजित और यहाँ तक कि क्रोधित हो गया। वह छोटे तांग से उधार लिए गए पैसों के पीछे की सच्चाई के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वह उसकी ओर क्यों नहीं देखती, उसे क्यों नहीं पहचानती, और वह उसके परिवार के यहाँ क्यों आती है? उसे देखने के बाद भी वो उसे अनदेखा कर रही थी। क्या वह उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी, या ये किसी तरह की रणनीति थी? लुओ झो को लगा कि वो हताशा से फट जाएगा। ये बेचैनी उसके दिल में गहरी बैठी बेचैनी से उपजी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसका सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जी फी ने जुआन यी को सामने खड़े होकर देखा। वह इन विकृत दिमागों को समझने में पूरी तरह से असमर्थ था। तो वे छोटे तांग और लुओ झो को मिलवाने आए थे, लेकिन छोटे तांग की प्रतिक्रिया को देखते हुए वो शायद उसे पहचान नहीं पाएगी। जैसे ही वो ये सोच रही थी, आश्चर्यजनक रूप से जुआन यी के पहले शब्द उसी की ओर निर्देशित थे। जी फी, बिल्कुल सही समय है। हमने सुना है कि मेकअप आर्टिस्ट तांग जियांग पहले भी आपके लिए काम कर चुकी है, इसलिए हम इसके बारे में पूछने आए हैं। जी फी? लिटिल टैंग ने अब खुद को संभाला और जी फी की तरफ एक जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। टीचर जी, हेलो। उसकी आंखों में अभी भी कुछ अनिश्चितता और अजीबपन था, क्योंकि इस तरह का नाम गिराना कुछ हद तक अहंकारपूर्ण लग रहा था। जुआन यी ने अपनी बहन के समूह के सामने ये बात क्यों रखी कि छोटी टैंग मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी? और अब जब इसका उल्लेख हो चुका है और छोटी टैंग ने इसकी पुष्टि कर दी है, तो मेरे साथ पुष्टि करने के लिए पूरे समूह को क्यों लाया गया? क्या इसका मतलब ये है कि वे इस पर विश्वास नहीं करते? क्या हो रहा है? जी फी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, छोटे तांग, तुम भी यहाँ हो। मैं सोच रहा था कि जुआन ये आज इतनी सजी धजी क्यों दिख रही है। सब हूँ? क्या उन्होंने कुछ गलत सुना? क्या वह मेकअप के अच्छे दिखने की बात नहीं कर रही थी? जी फी की अभिव्यक्ति इतनी विश्वसनीय थी कि जुआन यी को भी लगा कि उसने गलत सुना है। इससे परेशान किन परिवार के सदस्यों के मुंह से लगभग सारा पेय बाहर निकल गया। जब ये नाटक चल रहा था तो श्रीमान और श्रीमती किन इसे देखने के लिए नहीं आ सके, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी और वे अपने वाइन ग्लास के साथ शो का आनंद लेने के लिए एकत्र हुए। जुआन यी ने लुओ झो की ओर से आ रही धमकी भरी नजरों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बहन समूह की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ये कीमत के लायक है। बहन समूह के चेहरों पर विभिन्न भाव थे। मुझे अभी भी लगता है कि ये शुल्क अनुचित है। हम अमीर हो सकते हैं,
लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। श्रीमती किन, उन्होंने आपसे मेकअप के लिए कितना शुल्क लिया? चचेरे भाई ने अचानक पूछा। इन शब्दों के साथ छोटे तांग का चेहरा तुरंत बदल गया। जी फेई भी इस घटना से उलझन में पड़ गई और उसने तुरंत अपने सिस्टम से परामर्श किया। हे भगवान, मेरा दिमाग खराब हो गया है। आपकी योजनाएं मुझे मानसिक रूप से थका रही हैं। किन परिवार के सदस्य? क्या? क्या? ये तो सिर्फ कीमत के बारे में पूछ रहा है, इसमें थकान कैसी? एक एपिसोड के लिए एक सहायक मेकअप कलाकार भी 10,000 युआन से अधिक कमा लेता था। तो ये पता चला कि जुआन यी ने अपनी चचेरी बहन को छोटी तांग की पहचान के बारे में पहले ही बता दिया था। चचेरी बहन लुओ झो से प्यार करती है और संभवतः उनके रिश्ते को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकती। वह उन्हें तोड़ने के लिए मजबूर करने में जुआन यी से भी अधिक आक्रामक है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह छोटी तांग को सार्वजनिक रूप से उजागर करने और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के तरीके खोजना चाहती है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खराब हो जाए। इसलिए वे ये शो कर रहे हैं। उन्होंने छोटी तांग की निराशाजनक स्थिति का फायदा उठाने के लिए 2 लाख युआन की अत्यधिक कीमत का इस्तेमाल किया, उसे मेकअप आर्टिस्ट के रूप में यहाँ आने के लिए मजबूर किया, और अब वे इस उच्च कीमत का उपयोग उसके खिलाफ करना चाहते हैं। क्योंकि एक बार जब मैं सामान्य कीमत का खुलासा करता हूँ, तो इस बार जो वे भुगतान कर रहे हैं, उसकी तुलना में हर कोई सोचेगा कि छोटी तांग मूल्य वृद्धि कर रही है, अमीर लोगों को मूर्खों की तरह व्यवहार कर रही है, और वह कोई ऐसी व्यक्ति है जिसके पास पेशेवर नैतिकता की कमी है और उसे केवल पैसे की परवाह है। ऐसी सार्वजनिक समस्या के साथ लुओ परिवार निश्चित रूप से ऐसे चरित्र वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। किन परिवार के सदस्य? कोई आश्चर्य नहीं कि वे छोटे तांग को नीचे लाने पर जोर देते रहे। ये वास्तव में योजनाओं की एक श्रृंखला है। किन जियान का मुंह फड़क उठा। सच कहूं तो अगर इस स्तर की साजिश का इस्तेमाल भाई लुओ को अपने व्यापारिक साम्राज्य को स्थिर करने में मदद करने के लिए किया गया था, शायद उनका मुख्य लक्ष्य लुओ परिवार के सामने लिटिल टैंग को अपमानित करना था। लेकिन अगर वे सफल हो गए तो इससे लिटिल टैंग मेकअप आर्टिस्ट समुदाय में बदनाम हो जाएगी। एक बार जब बात बाहर आ गई तो बेहतरीन कौशल के बावजूद लिटिल टैंग कभी भी अमीर महिला ग्राहकों की सेवा नहीं कर पाएगी, और इससे मनोरंजन उद्योग में महिला हस्तियों के साथ उसका काम भी प्रभावित हो सकता है। इससे लिटिल टैंग का पेशेवर भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कितना क्रूर! किन परिवार? क्रूर, सिर्फ सामान्य क्रूर नहीं, वे दूसरों को इंसान से कमतर समझते हैं। लिटिल टैंग ने क्या गलत किया? वह स्पष्ट रूप से पीड़ित है। किन जियान ने ठंडी हंसी निकाली। उसने जी फी को चिंतित भाव से देखा, लेकिन देखा कि उसकी पत्नी अचानक अपने होठों को मोड़कर मुस्कुराने लगी। मुझे दोष मत दो। अगर तुम दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। किन शियान, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। यदि आप नहीं जानते तो क्या आप आसपास पूछने में मदद कर सकते हैं? चचेरा भाई स्पष्ट रूप से जी फी के दिवा स्वप्न से अधीर था और इस मुद्दे को जल्दी से हल करना चाहता था। लिटिल टैंग का चेहरा पहले से ही काफी पीला पड़ चुका था। उसे बहुत पहले ही समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो असहाय थी क्योंकि वो असली थी। इस समय उसे लुओ झो से मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। लुओ झो पूरे समय लिटिल टैंग पर नजर रख रहा था। हालांकि उसे पूरी तस्वीर नहीं पता थी, लेकिन उसे लगा कि लिटिल टैंग मुश्किल में है। उसने सोचा कि वो उसकी मदद मांगेगी। मदद मांगने के लिए सिर्फ एक नज़र भी उसके लिए काफी होगी, सक्रिय रूप से उसे बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए। लेकिन लिटिल टैंग ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। ओह, अब मुझे याद आया, ये प्रतिशोध 3 लाख है। उस एक वाक्य ने सबको चुप करा दिया। लिटिल टैंग ने आश्चर्य से जीफी को देखा। तभी जीफी ने अपनी भौहें उठाईं और उसे देखकर मुस्कुराई। बहनों का समूह चकित था। क्या उन्होंने गलत समझा था? क्या दरें अब सचमुच इतनी ऊंची हैं? तो फिर यहाँ 2 लाख सामान्य है? शायद मेरा मेकअप आर्टिस्ट बहुत कम शुल्क ले रहा है। मेज पर बैठे अन्य लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ थे।
यहाँ तक कि उन्हें इस बातचीत का महत्व भी समझ में नहीं आया। ये असंभव है, चचेरा भाई लगभग चिल्लाया, अविश्वास में कहा, आप गलत समझ रहे हैं, ये 3 लाख कैसे हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से। जुआन यी ने तुरंत चचेरी बहन को पकड़ लिया और उसे बारी से बाहर बोलने से रोक दिया। हालांकि वो अपना चेहरा बदसूरत होने से नहीं रोक सकी। उसने जी फी की ओर देखा। उसे ऐसा जवाब मिलने की कभी उम्मीद नहीं थी, जिससे वह अब अनिश्चित हो गई। उनके हंगामे ने आसपास के कई मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। क्या हुआ? ये दर तो बिल्कुल सामान्य है, जी फी ने आश्चर्य से कहा। क्या आप आज मेकअप के लिए 2 लाख चार्ज कर रहे हैं? जी फी ने अपनी आवाज ऊंची की। छोटे तांग, तुमने अपनी कीमत क्यों कम कर दी? क्या तुमने उन्हें छूट दी? या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परिचित हैं, इसलिए तुमने उन्हें बेहतर दर दी? अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वे अमीर हैं और इतनी रकम नहीं चुकेंगे। उन्हें छूट देना उनके लिए अपमानजनक होगा, है ना? देखो, तुमने उन्हें इतना संदिग्ध बना दिया है कि उन्हें मुझसे मानक दरों के बारे में पूछना पड़ा। अमीर लोग धोखा खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इससे भी ज्यादा उन्हें नीची नजर से देखा जाना नापसंद है। इन शब्दों से लुओ परिवार में तुरंत प्रतिक्रिया भड़क उठी। ये कैसी बात थी? उसका क्या मतलब था? क्या लुओ परिवार को मेकअप आर्टिस्ट से छूट की जरूरत थी? वह किसका अपमान करना चाह रही थी? क्या वे सभी धनी परिवार नहीं थे? किस अयोग्य वंशज ने ऐसा किया? कितनी शर्मनाक बात है। चैप्टर 213। जुआन यी को होश आया। उसने महसूस किया कि चारों ओर से लोग उस पर संदेह भरी निगाहें डाल रहे थे और वह अपना मुखौटा बरकरार नहीं रख पा रही थी। अब उसे यकीन हो गया था कि जी फी ने जानबूझकर उसे नाराज करने के लिए वे शर्मनाक शब्द कहे थे। उसे कुछ हद तक अन्याय महसूस हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जी फी हमेशा उसके खिलाफ क्यों दिखती है। किन जियान और उसके समूह के रिश्ते को देखते हुए जी फी को उनके करीब होना चाहिए था, तो वो बाहरी लोगों की मदद क्यों करेगी ताकि वो उसे शर्मिंदा कर सके? हैं? जुआन यी की आंखों में ऐसा क्या है जैसे वह मुझे दोषी ठहरा रही हो? हे भगवान, वो कितनी मोटी चमड़ी वाली हो सकती है? क्या वो वास्तव में मुझसे उम्मीद करती है कि मैं दूसरों को धमकाने में उसकी मदद करूं, और फिर जब मैं ऐसा न करूं तो मुझे दोषी ठहराऊं? जी फी को अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ। जैसे जैसे चर्चाएं बढ़ती गईं, लुओ चेंग स्वाभाविक रूप से स्थिति को संभालने के लिए आगे आए और मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। कुछ नहीं, बस महिलाओं को एक मेकअप आर्टिस्ट से मिलवा रहा था, जुआन यी ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद क्योंकि जी फी एक सेलिब्रिटी है, इसलिए उसकी दरें हमारी तुलना में अधिक है। हम बस इसी पर चर्चा कर रहे थे। लुओ चेंग ने तांग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मिस तांग, आज आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कृपया यहाँ की किसी भी वाइन का नमूना लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगर आपको कोई पसंद आए तो हमें बताएं और हम उसे आपके पास भेज देंगे। लुओ चेंग उदार और विनम्र था, लेकिन तांग उसे अजीब नजरों से देख रहा था। तांग को केवल थोड़ी सी सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन लुओ चेंग की स्थिति और शक्ति को देखते हुए उसने महसूस किया कि वह किसी के लिए भी खेद महसूस करने की स्थिति में नहीं थी। ये बहुत दयालुता है, धन्यवाद, तांग ने विनम्रता से जवाब दिया। लुओ चेंग द्वारा प्रस्तावित शालीन निकास को स्वीकार किया और माहौल को सामान्य करने में मदद की। वह कुछ झटकों के कारण किसी और के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को बर्बाद करके अपने लिए संभावित समस्याएं पैदा नहीं करना चाहती थी। तांग ने अब और रुकने की योजना नहीं बनाई थी। इन लोगों के बुरे इरादों को जानते हुए वो निश्चित रूप से खुद को निशाना नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए उसने मेकअप रूम में वापस जाने और भोज खत्म होने तक इंतजार करने का फैसला किया। हालांकि तांग ने फिर भी जी फी को कृतज्ञता भरी नजर से देखा, चुपचाप अपनी आंखों से उसे धन्यवाद दिया। हालांकि उसका प्रेमी लुओ झो सिर्फ 2 लोगों की दूरी पर था, फिर भी उसने उस तरफ देखा तक नहीं। इस पूरी अनदेखी ने लुओ झो को लगभग पागल कर दिया। आखिरकार तांग अपनी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं।
वह उसे इस तरह कैसे अनदेखा कर सकती थी? उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे दबाया जा रहा हो, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तांग को जाते देख लुओ झो ने आखिरकार भड़क कर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ आकर बैठो। ये शब्द सुनकर आसपास के सभी लोग इधर-उधर देखने लगे। क्या ये अभी से शुरू हो गया है? बिना सोचे समझे गुस्सा और दबंगई का रवैया शुरू हो गया है। मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मेरे पैर की उंगलियां सिकुड़ रही हैं। क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि आपने ये भी नहीं बताया कि आप किससे बात कर रहे हैं? किन परिवार के सदस्य, जिन्हें पहले कुछ भी गलत नहीं लगा था, जब उन्होंने जी फी की मानसिक टिप्पणी सुनी तो वे लगभग जोर से हंस पड़े। मेज पर बैठे लोग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि लुओ झो किससे बात कर रहा था, लेकिन अभी अभी आई महिलाओं के समूह को ये नहीं पता था और वे एक दूसरे को असमंजस में देखने लगी। वह किससे बात कर रहा था? तांग ने शायद ये दिखावा करने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं सुना है और वह चलती रही, लेकिन तभी लुओ झो चिल्लाया, तुरंत रुक जाओ, तांग जियांग। क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था? यहाँ हम चलते हैं, यहाँ हम चलते हैं। वह अब उसे नाम से पुकार रहा है। ऐसा लगता है कि लुओ झो वास्तव में अपनी प्रेमिका को सभी से मिलवाने की योजना बना रहा था, इसलिए उसे अभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने की परवाह नहीं है। हालांकि तांग के व्यवहार से ये स्पष्ट है कि वो नहीं चाहती कि अन्य लोग यंग मास्टर लुओ के साथ उसके संबंध के बारे में जानें। यही वजह है कि वो भागने की कोशिश करती रहती है। दुर्भाग्य से ऐसे पागल के साथ कोई बच नहीं सकता। तांग को अनिच्छा से पीछे मुड़ना पड़ा और कठोरता से कहा, युवा मास्टर लुओ, मुझे अभी भी काम पूरा करना है। अगर चर्चा करने के लिए काम से संबंधित कोई मामला है तो हम बाद में निजी तौर पर इस पर बात कर सकते हैं। यद्यपि ये बहाना काफी जबरदस्ती का था, लेकिन ये दिखावा मात्र ही था, जिससे लोग उनके रिश्ते के बारे में और अधिक अटकलें लगाने से बच गए। हालांकि लुओ झो को लगा कि उसे नकार दिया गया है और वह शर्मिंदगी से आग बबूला हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड इतने सारे लोगों के सामने उसका सम्मान नहीं कर रही थी। ये उसके चेहरे पर तमाचा जैसा लगा। वह किस काम की बात कर रही थी? क्या उसका काम सिर्फ उसके परिवार की महिलाओं का मेकअप करना था? लुओ झो को बहुत अपमानित महसूस हुआ। तांग के लिए मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर कहीं और काम करना एक बात थी, लेकिन वह उसके परिवार के दरवाजे पर ये कैसे कर सकती थी? वह उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी होने वाली पत्नी। लुओ झो की मूल योजना के अनुसार एक बार जब तांग ने उसकी परीक्षा पास कर ली और उससे शादी कर ली, तो वो स्वाभाविक रूप से एक अमीर पत्नी बन जाएगी। अगर वो भविष्य में कुछ करना चाहती है तो वह निवेश करने वाली बॉस के रूप में होगी, दूसरों को सेवाएं प्रदान करने वाली नहीं। इतने सारे परिचितों के सामने अब ऐसी भूमिका में दिखना, क्या ये बाद में गपशप का विषय नहीं बन जाएगा? क्या काम? खुद को शर्मिंदा करना बंद करो और यहाँ आओ, लुओ झो ने उस पल की गर्मी में बोल दिया। क्या वह अंततः पूरी तरह से पागल हो गया है? किन जियान ने भी भौहें सिकोड़ी और लुओ झो को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। तांग की अभिव्यक्ति तुरंत जम गई और उसने लुओ झो को बिल्कुल अपरिचित नजर से देखा, जैसे कि वह उसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जब लुओ झो ने तांग के हावभाव देखे तो उसे तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे अपने चेहरे की बहुत परवाह थी। वह जो कुछ भी कह चुका था उसे वापस नहीं ले सकता था। वह केवल अपनी कठोर अभिव्यक्ति को बनाए रख सकता था। आतन तांग के नरम पड़ने और उसके साथ चलने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार टैंग उससे बहुत प्यार करता था और उसे छोड़ नहीं सकता था। वह हमेशा उसे खुश करने के लिए तैयार रहती थी। तब भी जब उसे पता था कि वो गलत है, टैंग हमेशा इसे बर्दाश्त करता था। तो ये ठीक होना चाहिए। है शर्मनाक? यंग मास्टर लुओ को ऐसी बातें कहने का क्या अधिकार है? तांग ने अचानक धीमी आवाज में कहा। ओह! तांग आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। खैर, अगर उसे ये भी सहना पड़ा तो वो वास्तव में एक धक्का मुक्की के अलावा कुछ नहीं होगी। लुओ झो स्तब्ध था।
तांग को सदमे से देख रहा था। चाहे घबराहट से या डर से, लुओ झो अचानक बोल पड़ा, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मुझे अधिकार कैसे नहीं है। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अभी तक वहां से नहीं निकली महिलाओं के समूह की सांसें थम सी गईं। वे सब अपनी आंखें चौड़ी करके लुओ झो से लेकर तांग और आखिर में चचेरे भाई की ओर देखने लगीं। उन सबने सुना था कि जुआन यी अपने चचेरे भाई को लुओ झो से मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लुओ झो की कोई गर्लफ्रेंड होगी। उनके किराए के मेकअप आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए। ओह, ये कितना रसीला नाटक है। यहाँ तक कि मेज पर बैठे लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियों में उनके रिश्ते का खुलासा हो जाएगा। तांग स्तब्ध रह गई। अपने चारों ओर की निगाहों के कारण वो असहज महसूस कर रही थी। उसने कल्पना की थी कि एक दिन वह अपने प्रेमी के सामाजिक दायरे में गर्व से उसकी प्रेमिका के रूप में पेश की जाएगी। लेकिन जब यह क्षण वास्तव में आया तो तांग को ये बिल्कुल बेतुका लगा। तांग ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी और कहा, चूंकि तुम मेरे प्रेमी हो, इसलिए तुम्हें ऐसा कहने का और भी कम अधिकार है, क्योंकि मैं 2 साल से इस कौशल में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तुम आखिरी व्यक्ति हो जिसे शर्मिंदगी के बारे में बात करनी चाहिए। वाह, ये तो बहादुरी है। टैंग को बधाई। इस एक कथन ने मेज पर बैठे सभी लोगों और आसपास की महिलाओं के समूह को अचंभित कर दिया। नाटक देखने आए 3 किन भाई-बहनों के तो जैसे मुंह से ड्रिंक गिर ही गई। क्या ये लड़ाई में बदलने वाला था? चूंकि उसने बहुत ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, इसलिए अन्यत्र लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये लुओ झो को अपमानित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। जी फी और किन जियान दोनों को उम्मीद थी कि लुओ झो गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह बस तांग को घूरता रहा। चैप्टर 214। जैसे ही तांग किंझाओं को धन्यवाद दे रही थी, लुओ झो उसके पास आया, उसकी कलाई पकड़ ली और उसे किंझाओ से दूर खींच लिया। उसे अभी अभी पता चला था कि तांग और किंझाओ ने 2 महीने तक एक साथ काम किया था, और अब किंझाओ हीरो बन रहा था। ये बेहद परेशान करने वाला था। लेकिन जब उसने तांग को पकड़ लिया तो उसने छूटने की कोशिश की। स्थिति को संभालने के बाद लुओ चेंग ने अपने भाई को फिर से मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते देखा और जल्दी से उसके पास गया। झो, तुम मिस तांग को क्यों पकड़ रहे हो? लुओ झो ने गुस्से से तांग को देखा, फिर अपने भाई से कहा, वह मेरी प्रेमिका है। क्या मैं उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपनी मेज पर नहीं ले जा सकता? यहाँ तक कि लुओ चेंग भी हैरान था। गर्लफ्रेंड? हाँ। लुओ झो तांग को पहचान के लिए उसके भाई के सामने लाना चाहता था, लेकिन तांग ने सहयोग करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। लुओ चेंग को युवा लोगों के रिश्ते के नाटक से परेशान नहीं होना पड़ा और उन्होंने सीधे कहा, तो उसके साथ ठीक से व्यवहार करें और कोई परेशानी न करें। वाइन चखने के बाद अपनी प्रेमिका को माँ और पिताजी से मिलवाने के लिए ले आएं। बोलने के बाद लुओ चेंग ने सभी से क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया और अपने मेजबानी के कर्तव्यों पर लौट गया। तांग सार्वजनिक रूप से लुओ झो के साथ कोई दृश्य नहीं बना सकती थी, इसलिए अंततः उसे उनकी मेज पर खींच लिया गया। पूरी मेज पर सन्नाटा छा गया, और जबकि कोई भी खास तौर पर गपशप करता हुआ नहीं दिख रहा था, वे सभी नाटक के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तीनों किन भाई बहन पास के बार काउंटर पर ध्यान से सुन रहे थे। लुओ झो ने तांग को खींचकर बैठा लिया और एक पल के लिए चुप हो गया, मानो वो अभी अभी घटी सारी घटनाओं को समझ रहा हो। लेकिन तांग पहले से ही अधीर थी। वर्तमान यंग मास्टर लुओ के साथ रहने से वो पूरी तरह असहज महसूस कर रही थी। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। लुओ झो का गुस्सा तुरंत भड़क गया। क्या आप जानबूझकर मेरा विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं? भले ही आप गुस्सा दिखा रहे हों, लेकिन इसकी भी सीमा होनी चाहिए। वह मदद से परे है। क्विन जियान, कोई उम्मीद नहीं। किन भाई बहन पूरी तरह से बचाए नहीं जा सके। किन माता पिता जो केवल विचार सुन सकते थे, क्या बचाया नहीं जा सकता? तांग अचानक लुओ झो का सामना करने के लिए मुड़ा। मैंने आज के कार्यक्रम के लिए मेकअप करने के लिए आपकी भाभी के साथ
2 लाख युआन का अनुबंध किया है। मेरे पास यहाँ बैठकर शराब पीने और बातें करने का समय नहीं है। लुओ झो अंततः इतना मूर्ख नहीं था कि ये पूछ ले कि क्या वह सिर्फ पैसे के पीछे थी। क्या तुम्हें मेरी पहचान के बारे में पहले से पता था? लुओ झो अब ये समझ नहीं पाया। उसे स्थिति बहुत जटिल लगी, इसलिए उसने सीधे पूछा, हाँ, तुम्हारी प्यारी भाभी ने मुझे उस दिन तुम्हारी क्लास रियूनियन में काम करने के लिए रखा था। मैंने तुम्हें वहां देखा था, यंग मास्टर लुओ, तांग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लुओ झो ने उसके भाभी कहने के तरीके में व्यंग्य को नहीं समझा और हैरानी से पूछा, तो फिर तुमने मुझसे झगड़ा क्यों नहीं किया? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हुए, बल्कि इसके बजाय मुझसे पैसे उधार क्यों लिए? तांग ने व्यंग्यात्मक हंसी निकाली। मैं अपने रिश्ते को सुलझाने से पहले तुमसे पैसे उधार नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं कहीं और से पर्याप्त पैसे उधार नहीं ले सकता था, इसलिए मुझे तुमसे पूछना पड़ा। मैंने सोचा कि भले ही तुम मुझे धोखा दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं हैं, और जब मैं वास्तव में मुसीबत में था, तो तुम अपना धोखा जारी नहीं रखोगे, बल्कि मेरी मदद करना चुनोगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लुओ झो का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने तांग को मना किया तो उसके चेहरे पर जो भाव थे, उसे याद करके उसका दिल दहल गया। लेकिन उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। उस समय उसकी जांच से वास्तव में कुछ भी पता नहीं चला था। ये गलतफहमी रही होगी। मैं इसे अभी तुम्हें दे सकता हूँ, इसलिए तुम्हें अब और काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। मुझे पहले ही भुगतान मिल चुका है और पर्याप्त धन इकट्ठा हो चुका है। मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, तांग ने अचानक कहा। लुओ झो ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तांग, तुमने पूछा कि मैंने तुमसे क्यों नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार होने का इंतजार कर रहा था। वह तुम्हारा आखिरी मौका था। आखिरी मौका। उसने उसके जन्मदिन पर क्या कहने की योजना बनाई थी? ऐसा कहने का आपका क्या मतलब है? लुओ झो भड़क उठा, मानो वो वास्तविकता का सामना करने में असमर्थ हो। मैंने ये बात निजी तौर पर कहने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि मैं जिस व्यक्ति को डेट कर रही थी, वो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था। ऐसा लगता है कि मैं किसी रिश्ते में थी ही नहीं। इसलिए यंग मास्टर लुओ, ये कहना बंद करो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम नहीं हो। तांग की निगाहें स्थिर रहीं, और वह लुओ झो को देखने लगी, जिससे उसकी चिंता बढ़ती गई। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कभी अस्तित्व में नहीं था? मैं अभी भी वही हूँ। चूंकि मैं अमीर हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए? क्या तुम वास्तव में ये नहीं सोचते कि गरीब होने का नाटक करने और 2 साल तक मुझे धोखा देने के बाद, मैं ये जानकर बहुत खुश होऊंगा कि तुम एक बहुत अमीर उत्तराधिकारी हो, है ना? तांग ने पूछा। तांग की स्पष्टवादिता ने आखिरकार लुओ झो के चेहरे पर नाटकीय रूप से बदलाव ला दिया। उसे लगा कि उसकी उम्मीदों से कुछ हटने वाला है, इसलिए उसकी आवाज लगभग कांपने लगी और उसने पूछा, क्या बेहतर जीवन जीना अच्छा नहीं है? युवा मास्टर लुओ, हो सकता है कि मुझमें प्यार की कमी हो, लेकिन आपने जो प्यार दिया वह मेरे लिए पचाने के लिए बहुत झूठा था। मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं। इसलिए मैं आपकी दुनिया छोड़ दूंगा, और कृपया मुझे परेशान करना बंद करें। बोलने के बाद तांग ने अपने बैग से एक कंगन निकाला और उसे मेज पर रख दिया। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं इसे तुम्हें लौटा रही हूँ। जब उसने जाना-पहचाना ब्रेसलेट देखा, तो सेन टिंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह इतनी हैरान थी कि वो खुद को ये कहने से नहीं रोक पाई, ये है। उसके बगल में खड़े जिंग यान ने जल्दी से सेन टिंग की बाह खींची। उसे चिंता थी कि उसके शब्द स्थिति को और भी बदतर बना सकते हैं। आखिरकार उसने सेन टिंग के सभी काम पहले भी देखे थे और स्वाभाविक रूप से इसे तथाकथित उपहार के रूप में पहचाना। इस समय जिंग यान भी लुओ झो के व्यवहार के बारे में अवाक था। अगर उसने पहले ही किसी के साथ एक उपहार की तरह व्यवहार किया था, तो वह अब ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा था, जैसे कि वह अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकता? जैसे ही तांग कंगन नीचे रखकर खड़ा होने वाला था,
सीढ़ियों की तरफ से किसी ने आवाज दी, अरे नहीं, मेरी चचेरी बहन का हार चोरी हो गया है। वह मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है? उसे जाने मत देना। चैप्टर 215। चूंकि वहां पहले ही हंगामा हो चुका था, इसलिए वहां उपस्थित सभी लोगों को पता था कि मेकअप आर्टिस्ट कौन है, और सभी की निगाहें तुरंत उसी ओर केंद्रित हो गई। जो दुल्हन की सहेलियां अभी अभी गई थी, वे पहले ही गपशप करने के लिए बाहर गई थी। इसलिए कुछ लोगों को पता था कि मेकअप कलाकार एल्डर लुओं के दूसरे बेटे की प्रेमिका थी। लेकिन अब अचानक हार चोरी की घटना हुई और इसका इशारा मेकअप आर्टिस्ट की ओर हुआ। तांग को संदेह भरी निगाहों से देखने के बजाय हर किसी के चेहरे पर नाटक के प्रति उत्सुकता के भाव थे। नाटक देखना किसे पसंद नहीं है? एल्डर लुओं के दूसरे बेटे की प्रेमिका एल्डर लुओं के सबसे बड़े बेटे की पत्नी का हार चुरा लेती है। ये दिलचस्प होता जा रहा था। चचेरी बहन को, जिसने कपड़े बदल लिए थे, सीधे तांग की ओर आते देख जुआन ये जल्दी से उसके पीछे आ गई और बोली, चचेरी बहन, जल्दबाजी मत करो, हो सकता है कि ये मिस तांग ने न लिया हो। इस बयान से कुछ संदेह और पुष्ट हो गए। अब तक लुओ चेंग का चेहरा अधीरता से भर गया था। आज क्या हो रहा था? ये वाकई अभिशाप था। इतनी सारी समस्याएं सामने आ रही थी, यहाँ तक कि उसे भी अपने गुस्से पर काबू रखने में परेशानी हो रही थी। क्या चल रहा है? जुआन यी एक गलत अभिव्यक्ति के साथ नीचे आई और लुओ चेंग से कहा, ये उस समय लुओ झो से जन्मदिन का उपहार था। आप उस हार का मूल्य जानते हैं। मैंने इसे मिस तांग को एक पल के लिए दिखाया ताकि वो पोशाक से मेल खाने वाला हार चुनने में उसकी मदद ले सके। लेकिन जब मैं चचेरी बहन को कपड़े बदलने में मदद करने के लिए वापस गई तो मैंने पाया कि हार गायब था। लुओ चेंग आगे बढ़ा और धीमी आवाज में कहा, वह दूसरे भाई की प्रेमिका है, वह कुछ कैसे चुरा सकती है? लुओ चेंग के विचार में उसके दूसरे भाई की प्रेमिका को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे पहले पता नहीं था कि दूसरा भाई लुओ परिवार से है, और लगता है कि उसके पास इन दिनों पैसे की कमी है। मुझे आश्चर्य है कि शायद वो अस्थायी रूप से सही रास्ते से भटक गई है। जुआन यी ने परेशान होकर कहा, ये सब मेरी गलती है। मुझे चचेरी बहन को रोकना चाहिए था और इसे निजी तौर पर संभालना चाहिए था। लुओ चेंग को लगा कि कुछ बहुत अजीब है। जब से उसे पता चला कि मेकअप आर्टिस्ट जुआन ये दूसरे भाई की गर्लफ्रेंड है, तब से उसे सब कुछ अजीब लगने लगा था। उसे यकीन नहीं था कि जुआन यी को पहले से पता था कि वह दूसरे भाई की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब इस पर सवाल उठाने का समय नहीं था, क्योंकि स्थिति पहले ही विस्फोटक हो चुकी थी। तांग ने जब ये शब्द सुने तो वो स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा भ्रम और सदमे से भरा हुआ था। उसकी मेज पर बैठे लोग, जिन्होंने अभी अभी ब्रेकअप की गपशप सुनी थी, भी आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। लुओ झो, जो कंगन को घूर रहा था, अचानक उन शब्दों को सुन रहा था और उसने देखा कि चचेरी बहन आक्रामक तरीके से हमला कर रही है। वह तुरंत खड़ा हो गया, तांग का हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं, डरो मत। तांग को होश आया। उसने लुओ झो की ओर केवल एक नजर डाली और फिर अपनी कलाई खींच ली। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे किस बात का डर? लुओ झो का दिल दुखने लगा और वो और भी घबरा गया, जैसे अपनी उंगलियों से फिसलती रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो खुद को रोक नहीं सका और बोला, मैंने पहले गरीब होने का नाटक करके और तुम्हें धोखा देकर गलत किया था, लेकिन अब समय नहीं है कि तुम मुझसे नाराज हो जाओ। मुझे इसे संभालने दो। तांग गुस्से से लगभग हंस पड़ी। उसने अचानक लुओ झो की ओर देखा। उसकी आंखें उलझन से भरी हुई थी। क्या? लुओ झो को उसकी निगाहों के सामने असहज महसूस हुआ। तांग ने बस अपना सिर हिलाया। उसके होंठ तिरस्कार से मुड़े हुए थे। उसने जो शब्द अभी अभी अपने दिल से कहे थे, उसे उसने पूरी तरह से महत्वहीन समझकर खारिज कर दिया था। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह सिर्फ गुस्सा दिखा रही हो। क्या वह पिछले 2 सालों से अंधी थी? उसने उसमें क्या देखा था? अब जब उसने उस पर लगा फिल्टर हटा दिया है, तो वो बहुत ही घृणित लग रहा था। तांग अब उसे और नहीं देख सकती थी। जैसे ही उसने इधर-उधर देखा,
उसकी नज़र जीफी से मिली, जो उसे तुरंत संकेत देने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्यवश वो जीफी के विचार नहीं सुन सकी और इसलिए जवाब नहीं दे सकी। अरे नहीं, तांग, तुम्हें अपने बैग के डिब्बे की जांच करनी चाहिए। जुआन यी ने तुम्हें पहले दिखाया था। जब तुम मुड़े तो उसने चुपके से हार तुम्हारे बैग में छिपा दिया था। किन परिवार ये सुनकर दंग रह गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना घटिया आरोप कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यह एक जाल निकला जो पहले से ही बिछाया गया था, बस चोर को रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रहा था। किन शियान, कोई आश्चर्य नहीं कि जीफी ने पहले ही ये हरकतें कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि वो आगे बढ़ना चाहती थी। उसने शायद पहले तांग को बचाने के लिए बैग पकड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन इतने सारे गवाहों की मौजूदगी में अब कुछ नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि किन जियान भी इस स्थिति पर अपनी नाराजगी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन किन जियान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि जुआन यी ने ऐसा क्यों किया। क्या उसे स्थिति पर नियंत्रण खोने और अपने ही मामलों के उजागर होने का डर नहीं था? लेकिन ध्यान से सोचने पर जुआन यी को वास्तव में डरने की कोई बात नहीं थी। आखिरकार लुओ झो के साथ उसका रिश्ता गुप्त था, जिसे कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो लोग जानते थे वे भी उनके अपने लोग थे, और उनके दोस्त उनके खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आए। लुओ झो खुद भी ऐसे मामलों को उजागर नहीं करेगा। यदि तांग ने कुछ कहा भी तो कोई सबूत नहीं होगा, क्योंकि हार खुलेआम जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया गया था। जुआन यी की योजना का उद्देश्य संभवतः चचेरी बहन की पिछली योजना जैसा ही था, लेकिन इसका मतलब था कि लुओ परिवार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई वाइन चखने की पार्टी को नष्ट करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जुआन यी ने वास्तव में इस वाइन चखने की पार्टी को त्यागने की योजना बनाई थी, ताकि तांग और लुओ झो के बीच किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। मेकअप आर्टिस्ट की फीस जैसी पिछली छोटी छोटी चालों के विपरीत, जो केवल नापसंदगी का कारण बनती है, अगर ये वाइन चखने की पार्टी बर्बाद हो जाती है, तो लुओ झो के स्वभाव के बावजूद अगर वो तांग के साथ रहने पर जोर देता है, तो उसे निश्चित रूप से पूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ये वास्तव में विकल्पों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा है। मैं वास्तव में फिर से पूछने से खुद को नहीं रोक सकता, अगर आप उन्हें एक साथ रहने से रोकने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपने पहले ही रिश्ता क्यों तोड़ दिया? किन जियान ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। उसे कभी नहीं पता था कि जुआन ये इतनी विरोधाभासी व्यक्ति थी, जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए बड़े भाई लुओ द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार की गई हर चीज को नष्ट करने को तैयार थी। ऐसा लगता है कि किसी को कई सालों से जानने के बाद भी आप अभी भी उसके दिल को सही तरह से नहीं जान सकते। किन परिवार ने यह सुना, जुआन यी के दुर्भावनापूर्ण इरादों से चकित था। इससे पहले लुओ दंपति एक गुणी और उत्कृष्ट पत्नी से शादी करने के बारे में शेखी बघा रहे थे, जिसने अपने पति के करियर में मदद की। उन्होंने पहले भी लोगों को अपने दो परिवारों की पत्नियों की तुलना करते हुए सुना था कि किन जियान ने एक बुरी बहू से शादी की है। कुछ ही समय पहले लुओ दंपति ये पूछे बिना नहीं रह सके कि जीफी एक कलाकार क्यों बनना चाहती है। उनके शब्दों से एक धनी परिवार की पत्नी का कलाकार के रूप में काम करना अस्वीकार्य प्रतीत हो रहा था। अगर बाद में सच्चाई सामने आ गई तो वे जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिर दुष्ट बहू से शादी किसने की। इसलिए जीफी और किन जियान को आगे आना होगा। उन्हें इसका पर्दाफाश करना होगा। लेकिन इससे पहले कि जीफी कुछ सोच पाती, चचेरी बहन दौड़कर आ गई और सीधे तांग की ओर इशारा करते हुए बोली, क्या तुमने मेरी चचेरी बहन का हार चुराया है? मैंने नहीं किया, तांग ने दृढ़ता से कहा। लेकिन उस मेकअप रूम में तुम्हारे अलावा एक बाहरी व्यक्ति, बाकी सब परिवार के सदस्य थे, और हमारी दौलत के कारण हम में से कोई भी उस हार की लालसा नहीं करेगा। इसलिए तुम ही एकमात्र संदिग्ध हो। मुझे तुम्हारा बैग चेक करने दो। चचेरी बहन ने बैग की ओर हाथ बढ़ाया। रुको, लुओ झो ने सीधे हस्तक्षेप किया। चचेरी बहन को दूर धकेल दिया। वह मेरी गर्लफ्रेंड है,
उसे हार चुराने की क्या जरूरत थी? खैर, उसने आखिरकार कुछ सही किया, लेकिन क्या वो भूल गया है कि उसे अभी अभी छोड़ा गया है? क्या वह सोच रहा है कि इससे उसे बाद में छोड़े जाने से बचाया जा सकेगा? स्वाभाविक रूप से जैसे ही लुओ झो ने ये कहा, उनके रिश्ते का खुलासा हो गया और लुओ दंपत्ति स्थिति के बारे में पूछने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। लुओ झो वास्तव में तांग की रक्षा कर रहा था, जिससे चचेरी बहन इतनी ईर्ष्यालु हो गई कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जुआन यी इस समय उसके पास आया, उसकी पीठ थपथपाई, और हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसने उसे मौन समर्थन दिया। जी फी और किन जियान ने ध्यान से देखा, और निश्चित रूप से कुछ बिंदु पर जुआन यी ने जो हार पहना हुआ था अब वो नहीं था जिसे उसने पहले जानबूझकर तांग को दिखाया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद ये तब हुआ जब हम जाने की योजना बना रहे थे, इसलिए हमने इसे नहीं देखा, अन्यथा हमने इस साजिश को पहले ही रोक दिया होता। किन जियान अचानक रुका और अनिश्चितता से अपना फोन निकाला। चैप्टर 216। इस समय तक सभी लोग पहले से ही गर्मागर्म चर्चा में थे। उन्हें पता चला था कि गायब वस्तु एक जन्मदिन का उपहार था जिसकी कीमत 10 लाख युआन थी, जिसे लुओ झो ने एक बार अपनी भाभी को दिया था। जब हार का जिक्र हुआ तो तांग और लुओ झो दोनों के चेहरे पर काफी अप्रिय भाव आ गए। जुआन यी के समर्थन से चचेरी बहन ने तुरंत कहा, यदि आप दोषी नहीं तो आप मुझे अपना बैग क्यों नहीं देखने देती? मुझे यकीन है कि आप संदिग्ध हैं। क्या तुम नहीं समझती? मैंने पहले ही कहा था कि वह मेरी प्रेमिका है। अगर उसे कुछ चाहिए तो क्या मैं उसे नहीं दे सकता? उसे हार चुराने की क्या जरूरत है? लुओ झो ने उसका बचाव करने पर जोर दिया। तांग ने भी कहा, ऐसा क्यों है कि जब आप कुछ खो देते हैं तो आप तुरंत मुझ पर शक करते हैं? मुझे आपके आरोपों के कारण अपनी बेगुनाही क्यों साबित करनी चाहिए? ये सही नहीं है। सच तो ये है कि तांग को पहले से ही चिंता और संदेह होने लगा था, खासकर तब जब उसने खुद अनुभव किया था कि जुआन यी और चचेरी बहन उसके प्रति कितने अरुचिकर थे। लेकिन तभी चचेरी बहन ने अचानक मेज पर पड़े कंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, आह, ये तो मेरी चचेरी बहन के हार की शैली के समान है। किसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना चचेरी बहन ने कंगन उठाया और कहा, वाकई ये किसका है? ये तो तुम्हारा है ना? तांग ने असहज भाव से कंगन को देखा। ये वही है जो मैंने अभी यंग मास्टर लुओ को लौटाया है। तो ये तुम्हारा था? चचेरी बहन ने उत्साह से कहा। मुझे याद है कि लुओ झो ने मुझे जो हार दिया था उसके साथ एक मैचिंग ब्रेसलेट भी आया था। क्या यही है? जुआन ये अचानक बोल पड़ी। इस खुलासे के साथ ही वहां तत्काल अराजकता फैल गई। विभिन्न आवाजें एक संदेश में विलीन हो गईं। क्या? अपनी साली के लिए असली चीज और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सिर्फ एक पूरक उपहार? लगता है यंग मास्टर लुओ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसे छिपा कर रखा। इस बिंदु पर दर्शकों ने अभी तक अधिक अपमानजनक सच्चाई की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने केवल ये मान लिया था कि लुओ झो अपनी गर्लफ्रेंड को नीची नजर से देखता है और बस उसे ट्रिंकेट से खुश करने की कोशिश कर रहा है। तांग को लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। लुओ झो से संबंध तोड़ते समय भी वह इस मामले को उजागर नहीं करना चाहती थी और नहीं उससे इस बारे में बहस करना चाहती थी। यह उसके लिए अपमानजनक था, खासकर तब जब उसने कभी उस कंगन को बहुत संजो कर रखा था। लुओ झो पूरी तरह से जम गया। हालांकि उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने पहले कुछ गलत किया है, लेकिन अब उसे इतना दोषी महसूस हो रहा था कि वह चाहता था कि वह समय को पीछे ले जा सके। वो अंदर से बहुत चिंतित था, लेकिन तांग की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसके बजाय जुआन यी और चचेरी बहन को घूरने लगा। क्या तुम्हारा लुओ झो से झगड़ा हुआ था और तुम उससे भिड़ने के लिए मेरे हार का इस्तेमाल करना चाहती थी? तुम बस इतना ही कह सकती थी। जुआन यी ने अच्छे इंसान का किरदार निभाते हुए कहा, चोरी तो चोरी ही होती है। वो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि भाई लुओ झो ने उसका मूल्य नहीं समझा, इसलिए उसने बदला लेने के लिए हार चुरा लिया। चचेरी बहन ने तुरंत कहा,
इस स्पष्टीकरण के बाद ऐसा लगा कि भले ही तांग लुओ झो की प्रेमिका थी, फिर भी उसकी चोरी कुछ हद तक समझ में आ गई। तुम दोनों चुप हो जाओ। लुओ झो ने अचानक अपना आपा खो दिया, लेकिन श्री और श्रीमती लुओ ने तुरंत उसे फटकार लगाई। क्या आप अपनी भाभी से ऐसे ही बात करते हैं? श्री लुओ ने बचाव करते हुए कहा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने वाकई इसे ले लिया है तो उसे वापस कर दीजिए। हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, श्रीमती लुओ ने कहा, जो पहले से ही तांग के प्रति स्पष्ट नापसंदगी दिखा रही थी। दंपत्ति अपने दूसरे बेटे को अच्छी तरह से जानते थे। उसका वर्तमान में गुस्से में शर्मिंदगी का प्रदर्शन निश्चित रूप से ये दर्शाता था कि वह किसी बात को लेकर दोषी था। वे किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते थे जिससे लुओ झो को दोषी महसूस हो। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि तांग ने उसके साथ नाटक करने के लिए वो वस्तु चुराई थी। हालांकि दंपतियों के बीच झगड़े असामान्य नहीं थे, लेकिन ये व्यवहार बहुत अनुचित था और इसने उनकी वाइन चखने की पार्टी को बर्बाद कर दिया। सारे आरोपों से तांग की आंखें लाल हो गई थीं। माँ, पापा, क्या आप विश्वास नहीं करते? लेकिन इससे पहले कि लुओ झो अपनी बात पूरी कर पाता, चचेरी बहन अचानक आगे बढ़ी, तांग का बैग पकड़ा और जल्दी से उसे उल्टा करके उसमें रखी चीजों को खंगालने लगी। कई चीजें बिखर गई और आखिर में एक खूबसूरत हार गिर गया, जिसकी चमक और सामग्री कंगन जैसी ही थी, जिसने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों को चुप करा दिया। लुओ झो ने अविश्वास से हार को देखा, फिर हतप्रभ भाव से तांग की ओर मुड़ा। तांग ने हार को चौंक कर देखा। हालांकि वो मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी वो एक पल के लिए घबरा गई। ये मैं नहीं थी। किसी ने मुझे फंसाया था। इस बिंदु पर उसने अचानक जुआन यी की ओर देखा। ये तुम थे। आसपास की भीड़ पहले से ही आपस में चर्चा करने लगी थी, लेकिन तांग के अचानक आरोप ने सभी को उस पर उंगली उठाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि जुआन यी अपने ही हार का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए करेगी। ये बहुत बेतुका लग रहा था। जुआन यी ने भी दयनीय ढंग से जवाब दिया, मैं लुओ झो का सामना करने के लिए हार चुराने के लिए आपको दोषी नहीं ठहराता, लेकिन आप मुझ पर सिर्फ इसलिए आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी पोल खुल गई है। तांग ने सावधानी बरतते हुए कहा, ये तुम थे। तुमने इसे मेरे बैग में तब डाला जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ताकि मुझे फंसाया जा सके, क्योंकि तुम। घटनाओं के अचानक मोड़ ने जीफी को भी उलझन में डाल दिया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात सुनकर वो तुरंत उत्साहित हो गई। कहो, कहो, बस सब कुछ तोड़ दो और सबको मार डालो। कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। हालांकि तांग वास्तव में रुक गई। उसने लुओ झो को देखा और अचानक कहा, उसने मुझे फंसाया। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? ऐसे समय में तुम एक आदमी से चुनाव करने के लिए क्यों कह रही हो? क्या तुमने पहले ही अपने प्यार के रंग का चश्मा नहीं उतार दिया था? शायद सभी ने सोचा होगा कि तांग बस अपने प्रेमी से उस पर विश्वास करने की विनती कर रही थी, लेकिन किन जियान ने इसे उस तरह से नहीं देखा। उनका मानना था कि टैंग ने स्थिति का स्पष्ट रूप से आकलन कर लिया था। वह जानती थी कि अगर वो भाभी और देवर के बीच चौंकाने वाले रिश्ते का खुलासा करती है तो उसे सबूत की जरूरत होगी, अन्यथा उस पर क्रूर हमला किया जाएगा। लोग सोचेंगे कि वह सिर्फ अपराधबोध से बचने के लिए हार और कंगन के संबंध के बारे में कहानियां गढ़ रही है, लेकिन जब तक लुओ झो खुद अपनी भाभी के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आता, तब तक उसके पास सबूत कैसे हो सकते थे? तभी जुआन यी के किसी को फंसाने के इरादे को पुख्ता किया जा सकता था। हालांकि ऐसा करने से लुओ परिवार का सामंजस्य पूरी तरह से टूट जाएगा। लुओ झो शायद ऐसा नहीं करेगा। तांग ने बहुत पहले ही लुओ झो पर भरोसा खो दिया था और जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, खासकर तब जब वो इस मामले में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती थी। अपराध स्थल मेकअप रूम में था, जहां कोई निगरानी कैमरा नहीं था, जिससे कुछ भी साबित करना असंभव था। भले ही टैंग ने जोर देकर कहा हो कि उसके साथ गलत हुआ है और उसे फंसाया गया है, जबकि उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है,
लेकिन वो सभी की नज़रों में निंदनीय होगी। ये सबसे सरल फ्रेमअप था, फिर भी इससे पार पाना सबसे असंभव था। इन सभी वास्तविकताओं को पहचानने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि वह अपनी सारी उम्मीदें केवल लुओ झो पर ही टिका सकती है। वह इतनी सहज थी कि सीधे उससे मदद मांग सकती थी। इसीलिए उसने ये प्रश्न पूछा, अगर लुओ झो ने कहा कि वो उस पर विश्वास करता है, तो ये साबित होगा कि उसे अपनी भाभी के कार्यों पर संदेह था और स्वाभाविक रूप से उसका नाम साफ करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर लुओ झो ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो कुछ और कहने का कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि किन जियान को लगा कि तांग शायद निराश हो जाएगा। उसने भावशून्य होकर अपना सिर नीचे किया और क्षण भर के लिए अपना फोन चलाया। इस बीच लुओ झो तांग के सवाल से दंग रह गया। उसने जुआन यी की तरफ देखा, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा शिकायतों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो बोलना चाहता था, लेकिन खुद को रोक रहा था। लुओ झो वास्तव में सच्चाई नहीं जानता था। वह केवल जुआन यी के प्रति शत्रुतापूर्ण था, क्योंकि वह अपने छिपे हुए मामलों को उजागर होने से नफरत करता था। और अब जब तांग ने सीधे तौर पर जुआन यी पर अपराधी होने का आरोप लगाया है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? जुआन यी ने ऐसा क्यों किया? उसकी एक समय की सबसे प्रिय प्रेमिका उसके मन में तुरंत खलनायक में परिवर्तित नहीं हो सकती थी। इसलिए वो सहज रूप से जुआन यी पर विश्वास करने के लिए झुक गया। बेशक वो तांग पर भी पूरी तरह से विश्वास करता था। यहाँ जरूर कोई गलतफहमी रही होगी, जैसे कि शायद वह चीज गलती से बैग में गिर गई हो, या शायद यह उस चचेरी बहन ने जानबूझकर किया हो। हाँ, वो चचेरी बहन बहुत संदिग्ध लग रही थी। क्या ये तुम थी? तुम शुरू से ही अजीब व्यवहार कर रही हो। तुम हार को इतनी सटीकता से कैसे ढूंढ पाई? क्या तुमने इसे खुद वहां नहीं रखा था? तुम मेकअप रूम में गई थी। ये तुम ही रही होगी। लुओ झो ने तांग के सवाल का जवाब नहीं दिया, इसके बजाय तीसरा विकल्प चुना। इससे ये साबित हो गया कि वह अपनी भाभी और प्रेमिका दोनों पर विश्वास करता था। लेकिन उसके जवाब से न केवल चचेरी बहन ने हंगामा मचा दिया, बल्कि तांग ने भी हल्की ठंडी हंसी निकाली और कहा, तो चलो पुलिस को बुलाते हैं। मैं उनके सामने अपनी बेगुनाही साबित करने को तैयार हूँ। भीड़ फिर भड़क उठी, हैरान थी कि मामला इतना बढ़ गया। क्या वह वाकई निर्दोष थी या फिर सिर्फ जिद करके अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर रही थी? लुओ फेई ने अपना गला साफ किया और खड़े होने वाला था, क्योंकि वह एक पुलिस अधिकारी था और आधिकारिक तौर पर इस मामले को संभाल सकता था। वह भी इस मामले के बारे में काफी उत्सुक था। हालांकि तांग के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि श्री और श्रीमती लुओ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, पुलिस को बुलाने का क्या मतलब है? हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वस्तु मिल गई है, चलो इसे छोड़ देते हैं। लुओ झो, अपनी प्रेमिका के साथ अच्छी तरह से बात करो। लुओ झो एक पल के लिए झिझका। उसे लगा कि इस तरह के पारिवारिक मामले को पुलिस स्टेशन में लाना अनुचित था। जब उसने देखा कि लुओ फी उसके पास खड़ी होने वाली है, तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। अंत में वो अत्यधिक हताशा के साथ तांग की ओर मुड़ा और कहा, जाने दो, मैं वैसे भी तुम पर विश्वास करता हूँ। चलो बाद में मेरे माता पिता से ठीक से बात करते हैं, और वे भी तुम पर विश्वास करेंगे। तांग मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। तो क्या यहाँ हर कोई ये मानेगा कि मैं निर्दोष हूँ? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि जब ये बात फैलेगी तो मुझे निर्दोष माना जाएगा? लुओ झो का चेहरा काला पड़ गया, मानो उसका मुखौटा उतार दिया गया हो। क्या ये काफी नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ? मैं तुम्हें भविष्य में चिंता मुक्त जीवन की गारंटी दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर तुम इस पर और जोर देते हो, तो क्या तुम अपनी बेगुनाही साबित कर पाओगे? खुद को गड्ढे में मत खोदना। लुओ झो वास्तव में इस बात से चिंतित था कि स्थिति कैसे विकसित हो सकती है। क्या होगा अगर तांग अंत में खुद का बचाव नहीं कर सकी और उसका आपराधिक रिकॉर्ड बन गया? बेहतर होगा कि इसे जाने दिया जाए। कितना हास्यास्पद है। बहुत सुंदर शब्द।
लेकिन ये सद्भाव के लिए सबसे कमजोर व्यक्ति की बलि देना है। आखिरकार तांग आपकी नज़र में सबसे कमतर है। वास्तव में लुओ झो, आप वास्तव में तांग को नीची नज़र से देखते हैं। आप जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। लानत है, क्या लुओ फेई एक पुलिस अधिकारी नहीं है? कुछ करो। बाकी ठीक है, वे सभी लुओ झो के दोस्त हैं, जिनके विभिन्न पारिवारिक संबंध और लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते हैं। दोस्त हमेशा एक दूसरे के प्रति अधिक पक्षपाती होते हैं। आप उनसे किसी अजनबी के लिए अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने की उम्मीद नहीं कर सकते। लुओ झो की बातें सुनकर तांग अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह जानती थी कि अगर इस मामले को यूं ही नजरअंदाज कर दिया गया तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसकी मदद कौन कर सकता था? क्या वह ये उम्मीद कर सकती थी कि उसकी मदद के लिए आसमान से कोई चमत्कार बरसेगा? वह यहाँ किसी को नहीं जानती थी। अचानक जीफी द्वारा मनोरंजन उद्योग के मंच पर कई महिला कलाकारों की मदद करने की छवियां, साथ ही हाल ही में की गई सहायता की छवियां उसके दिमाग में घूम गई। लेकिन टीचर जी से मदद मांगना भी बेकार होगा। आखिरकार इस स्थिति का कोई समाधान नहीं था। जीफी को निराशा महसूस हुई, क्योंकि उसकी पहचान के कारण वह बिना सबूत के चाचा भाभी के मुद्दे पर बात नहीं कर सकती थी। वह एक दो बार किन जियान की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन उसे लगा कि वह उससे अपने भाई की पोल खोलने के लिए नहीं कह सकती। इसके अलावा सच्चाई को उजागर करने से वैसे भी समस्या का समाधान नहीं होगा। किन जियान ने जीफी की निगाहों को देखा और उसकी ओर देखा। क्या हुआ? जीफी ने अपने होठों को एक साथ दबाया, कुछ उदास महसूस कर रही थी। अचानक किन जियान मुस्कुराया और जीफी की नाजुक ठोड़ी को पकड़ लिया। जीफेई अविश्वास से किन जियान को देखती हुई स्तब्ध रह गई। ऐसे समय में छेड़खानी? किन जियान ने सख्ती दिखाई, लेकिन अंततः उसने जीफी की ठोड़ी पर एक लाड़ भरे लेकिन असहाय स्पर्श के साथ उसके सिर को एक तरफ मोड़ दिया। उस तरफ एक बड़ी स्क्रीन थी, जिस पर विभिन्न वाइन प्रमोशनल वीडियो चल रहे थे। अचानक वीडियो बदल गया। एक आवाज गूंजी, मुझे उम्मीद है कि आप उसे दोष नहीं देंगे। उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके पीछे कुछ कारण थे। उसी क्षण सभी लोग बड़ी स्क्रीन की ओर देखने लगे। चैप्टर 217। दरअसल वीडियो रिकॉर्ड करना एक दुर्घटना थी। जब किन जियान ने अपना फोन निकाला तो वह उसे एक हाथ से चला रहा था। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसने जीफी को पैपराजी कौशल में महारत हासिल करने के लिए उसकी प्रशंसा करते हुए सुना, जिससे उसका हाथ कांप उठा और गलती से स्क्रीन दब गई। अपना फोन दूर रखने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वीडियो अपने आप सेव हो गया था। शायद परिवार के गपश प्रेमी माहौल से प्रभावित होकर उन्होंने इसे तुरंत नहीं हटाया, बल्कि सोचा कि अगर कोई इसे देखना चाहे तो वह इसे परिवार के ग्रुप चैट में साझा कर सकते हैं। अभी वह भी अपनी किस्मत आजमा रहा था कि क्या वह कुछ पकड़ सकता है, और अप्रत्याशित रूप से। इसलिए जब स्थिति बेकाबू हो गई तो किन जियान ने किन झाओं को वीडियो भेजा और उसे इसे सावधानी से संभालने के लिए कहा। आधिकारिक तौर पर वे रिश्तों और हितों के कारण सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, लेकिन वे पर्दे के पीछे काम कर सकते थे। बड़े स्क्रीन पर दरवाजे के बाहर से गुप्त रूप से फिल्माए गए फुटेज दिखाए गए, जिसमें दो लोगों के बीच टकराव और उनकी अश्लील बातचीत दिखाई गई। शायद सदमे के कारण किसी ने वीडियो को तुरंत बंद करने के बारे में नहीं सोचा। जब जुआन यी ने यह कारण बताया कि लुओ झो ने तांग को धोखा देने के लिए गरीब होने का नाटक क्यों किया, तो लुओ झो का पूरा शरीर कांप उठा। यही वह बात थी जिसके लिए उसे सबसे ज्यादा दोषी महसूस हुआ। उसे डर था कि तांग को सबसे ज्यादा पता चल जाएगा। अपने आत्मधार्मिकता में भी वह समझ गया कि अगर तांग को पता चला कि उसने अपनी पूर्व प्रेमिका के कारण उसे परखा और धोखा दिया है, तो यह लगभग। लुओ झो को अचानक ऐसा लगा जैसे वह बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। उसे पहली बार समझ में आया कि तांग की ब्रेकअप की बात सिर्फ गुस्सा नहीं थी, और उस कहानी में कुछ विशेष तत्व थे जिससे लुओ चेंग को अचानक कुछ एहसास हुआ।
जिससे वह तेजी से जुआन यी की ओर मुड़ा, जो लगभग फटने के लिए तैयार लग रही थी। जब वीडियो में हार का उल्लेख किया गया, तो जुआन यी के प्रभावित हावभाव को देखकर, हालांकि बातचीत में कुछ भी स्वीकार नहीं किया गया था, केवल उसके हावभाव और चालढाल को देखकर कोई भी थोड़ा बहुत चतुर व्यक्ति अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। हे भगवान, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे लगता है कि हम सब एक ही बात सोच रहे हैं। ये विस्फोटक है। बॉस की पत्नी और दूसरा भाई वास्तव में सहपाठी थे। तो क्या पूर्व प्रेमिका का मतलब वास्तव में बॉस की पत्नी है? मालिक की पत्नी ने दूसरे भाई को छोड़ दिया और बेहतर भविष्य के लिए मालिक से शादी करने का फैसला किया। ये बहुत नाटकीय है। लुओ परिवार काफी खुले विचारों वाला है ना? दो भाई एक ही महिला को साझा कर रहे हैं। क्या उन्हें ये घृणित नहीं लगता? और देखिए कि कैसे बॉस की पत्नी दूसरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच संबंध तोड़ने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं। हो सकता है कि वे बॉस की पीठ पीछे गुप्त रूप से इसमें शामिल रहे हों। क्या आप ये कह रहे हैं कि बॉस को धोखा दिया जा रहा है? तो फिर कथित चोरी की घटना के बारे में क्या? ये पूरी तरह से ईर्ष्या के कारण था। किसी को फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। क्या ये दोनों तरह से जीने की चाहत नहीं है? कभी नहीं सोचा था कि लुओ परिवार की अत्यधिक प्रशंसित पत्नी ऐसी व्यक्ति होगी। लुओ चेंग का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। उसकी निगाहें ठंडी निगाहों से लुओ झो और जुआन यी पर घूम रही थी। लुओ झो बस तांग को देखता रहा। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। वीडियो देखकर टैंग हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि इसे किसने फिल्माया है। उसे लगा कि ये एक चमत्कार जैसा है। जुआन यी को आखिरकार होश आया और वो जल्दी से चिल्लाई, इसे किसने फिल्माया? इसे बंद करो, इसे बंद करो। कोई, इसे जल्दी से बंद करो। सभी को लगा कि जुआन यी अपने और अपने बहनोई के बीच अस्वस्थ रिश्ते के उजागर होने से घबरा रही थी। लेकिन अगले ही पल किसी ने हांफते हुए कहा, ये वास्तव में एक फ्रेमअप था। जुआन यी को ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली गिर गई हो। लोगों ने देखा कि उनकी बातचीत समाप्त होने के बाद जब तांग मुड़ा, तो जुआन यी ने आसानी से हार को उतार लिया और उसे पास में रखे तांग के बैग में डाल दिया। पूरी अपराध प्रक्रिया कैद हो गई थी, जिससे उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे स्पष्ट रूप से सामने आ गए। यद्यपि जुआन यी ने अपना मुंह खोला और बहस करने के लिए तैयार दिखी, लेकिन उसके पास स्पष्टीकरण देने का कोई तरीका नहीं था। उसकी पूरी दुनिया पूरी तरह से ढह गई थी। वह जानती थी कि ये खत्म हो गया है। लाल आंखों से बड़े पर्दे को देखते हुए वो ये समझने में पूरी तरह असमर्थ थी कि चीजें इस तरह कैसे हो गई। जुआन यी, श्रीमती लुओ ने अविश्वास के साथ जुआन यी की ओर खींचा। मिस्टर लुओ इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखें उभरी हुई थीं। चाहे वो भाभी और देवर के बीच संदिग्ध संबंध हो या ये सार्वजनिक रूप से फंसाया जाना, दोनों ही बड़े घोटाले थे जो लुओ परिवार को उच्च समाज में हंसी का पात्र बना देंगे। जुआन यी के परिवार के बुजुर्ग भी मौजूद थे। वे वास्तव में लुओ झो के साथ उसके पिछले रिश्ते के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक अमीर प्लेबॉय है जिसकी उनकी नज़र में कोई कीमत नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को रिश्ता तोड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी हमेशा सतर्क रहने वाली बेटी इस तरह से उजागर हो जाएगी। वे तुरंत आगे आए और कहा, ये सब गलतफहमी है। निश्चित रूप से ये गलतफहमी है, लेकिन लूपिंग वीडियो के संदर्भ में इस तरह के हल्के स्पष्टीकरण हास्यास्पद प्रतीत हुए। लुओ दंपत्ति के चेहरे गुस्से से नीले पड़ गए थे। उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि मौजूदा स्थिति को कैसे संभाला जाए। जुआन यी के परिवार के बुजुर्गों के चेहरे देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। जब दूसरा पक्ष निकटता दिखाने के लिए उनका हाथ पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ा, तो उन्होंने हिंसक तरीके से उन्हें दूर धकेल दिया। वीडियो का दूसरा लूप पूरा होने वाला था, लेकिन जुआन यी को अभी भी समझ नहीं आया था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका चेहरा सुन्न हो गया था और उसका खून पीछे की ओर बह रहा था। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी शर्मिंदगी का अनुभव नहीं किया था।
अब वो चाहती थी कि वो बेहोश हो जाए और ऐसा दिखावा करे कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसका शरीर तो उसकी आज्ञा भी नहीं मानता था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया हो, बार बार उसे देखा गया हो और उसका मजाक उड़ाया गया हो। चर्चाएं उसके शरीर में चुभ रही अनगिनत सुइयों की तरह थी। विडंबना ये है कि कुछ समय पहले तक वो टैंक को चोट पहुंचाने वाली ऐसी ही चर्चाओं का आनंद ले रही थी, लेकिन अब वह नायक के रूप में तांग की जगह ले चुकी थी। जितना अधिक आप देखेंगे, ये उतना ही अधिक घृणित लगेगा। शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ फर्जी था। ये आश्चर्यजनक है कि उसने पहले कितनी विश्वसनीयता से अभिनय किया। वाकई, वो बहुत सुंदर है। उसका दिमाग इतना खराब कैसे हो सकता है? उसने एक निर्दोष मेकअप कलाकार को फंसाने की कोशिश की। अगर वो सफल हो जाती, तो वह बेचारा मेकअप कलाकार बर्बाद हो जाता। अगर आप मुझसे पूछें, तो लुओ परिवार ऐसे उपद्रवी से शादी करने के लिए अंधा था। उसने दूसरे भाई की भावनाओं और बॉस की शादी को धोखा दिया। दूसरा भाई भी मूर्ख है। उसे अपने परिवार को इस बारे में बताना चाहिए था। वह अपनी पूर्व प्रेमिका को अपने बड़े भाई से शादी करने कैसे दे सकता था? कौन जानता है कि वो क्या सोच रहा था? केवल अपनी ही आहत भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और फिर दूसरी लड़की को धोखा देने के लिए गरीब होने का नाटक कर रहा था। उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। मैं कहूँगा कि सबसे निर्दोष लोग बॉस और मेकअप आर्टिस्ट है। इन दोनों के साथ संबंध बनाने में उनकी किस्मत सबसे खराब रही। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाला लुओ चेंग भी अब मुश्किल से स्थिर खड़ा हो पा रहा था। उसकी अपनी पत्नी और उसका भाई। जहाँ तक तांग की बात है, जो पहले ही सच्चाई का सामना कर चुकी थी, सच्चाई सामने आने के बाद वो पूरी तरह राहत महसूस कर रही थी। वह उन लोगों के समूह पर हंसना चाहती थी, जिन्होंने कुछ ही क्षण पहले उसे लगभग नरक में धकेल दिया था। कर्म सचमुच एक सुंदर चीज है। सहपाठियों की मेज पर सभी लोग दंग रह गए। वे बाई जियाओक्सी सबसे ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे पहले कुछ भी पता नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वाकई जुआन यी थी। वो ऐसी कैसे हो गई? सेन टिंग भी काफी हैरान था। बाकी लोग ज्यादा खुश नहीं दिखे। आखिरकार वे अपने दोस्त का पतन देख रहे थे। लगता है मुझे वहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लुओ फी ने मुश्किल से निगलते हुए कहा। बस इस वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ। लुओ फेई किनजियान और जी फेई की ओर देखे बिना नहीं रह सका। वास्तव में ऐसा कोई सबूत नहीं था जो ये दर्शाता हो कि वे जिम्मेदार थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से कोई भी एक छोटे मेकअप आर्टिस्ट को अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद करने के लिए लुओ परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। और वीडियो को ऐसे ही एकदम सही समय पर फिल्माया गया था। कोई यह कह सकता है कि ऐसा बेतुका किंतु संतोषप्रद चमत्कार उन्होंने पहले केवल कुछ ही लोगों में देखा था। लेकिन लुओ फी ने केवल किन जियान को हल्का सा मुस्कुराते हुए देखा, जबकि जी फी आश्चर्य से वीडियो को देख रही थी। लेकिन अगले ही पल जी फी को कुछ एहसास हुआ। उसने अचानक अपना सिर किन जियान की ओर घुमाया, जो कुछ कहने वाला था। जी फी का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने किन जियान की ओर खुद को फेंक दिया और उसके गाल पर एक बड़ा सा चुंबन दे दिया। चैप्टर 218। किन जियान, आप अद्भुत हैं। जी फी के उत्साहित विचार किन परिवार के कानों में गूंज उठे। हालांकि वे सभी जी फी के अति उत्साहित आवेग को नहीं समझ पाए। जी फी इतनी खुश थी कि चुंबन के बाद वह तुरंत हंगामा देखने चली गई, बिना ये सोचे कि उसके कार्य का दूसरों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। किन जियान पूरी तरह से स्तब्ध था, मानो आसपास की सभी आवाजें गायब हो गई हों, और वह केवल अपने ही तेज दिल की धड़कन सुन सकता था। उसके गाल पर वो स्थान, यद्यपि किसी मुलायम चीज से छुआ गया था, ऐसा महसूस हुआ जैसे लाखों अवर्णनीय संवेदनाएं उसमें कौंध गई हों। उसकी आंखें अनजाने में चमक उठीं, फिर उसका पूरा शरीर घबरा गया। उसकी पुतलियां अनिश्चितता से कांपने लगीं। उसकी गर्दन से लेकर कानों तक, फिर गालों तक लालिमा फैल गई और अंत में
उसने केवल जी फी की ओर शर्मीली नजरों से देखने का साहस किया। सामने बैठे लुओ फेई ने सब कुछ देखा और वो पूरी तरह से अचंभित रह गया, उससे भी ज्यादा जब उसने वीडियो देखा था। क्या ये वास्तव में उसका आदरणीय भाई किन कॉर्पोरेशन का प्रमुख था? वह किसी अनुभवहीन युवा लड़के जैसा लग रहा था, जो कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। ये तो बस गाल पर एक चुंबन था। क्या ऐसी प्रतिक्रिया जरूरी थी? क्या ये वाकई जरूरी थी? यदि ये गलत समय और स्थान न होता तो वह सचमुच उसे चिढ़ाना चाहता था। स्वाभाविक रूप से इतनी छोटी सी घटना दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी, क्योंकि हर कोई इस विस्फोटक नाटक में डूबा हुआ था। जुआन यी पूरी तरह से घबरा गई थी, लगभग यंत्रवत रूप से अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अचानक एक चीख गूंजी। सभी लोग चौंक गए और इधर-उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चिल्लाने वाला व्यक्ति वही चचेरा भाई था, जो पहले सबसे अधिक ऊर्जावान था। सबकी नज़र में चचेरी बहन इस बदनामी की घटना में भागीदार रही होगी, जिसने जानबूझकर अपनी बहन को दूसरों की बदनामी करने में मदद की होगी, तो वह क्यों चिल्ला रही थी? तभी भीड़ में मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये बहन समूह के लोग थे। जुआन यी अपने चचेरे भाई और लुओ झो के बीच शादी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लुओ झो ने स्पष्ट रूप से, हे भगवान, जुआन यी अपनी ही चचेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने देखा कि उसका चचेरा भाई भोला है और उसे आसानी से बरगलाया जा सकता है। इस तरह, भले ही उसके और लुओ झो के बीच कुछ हुआ हो, चचेरा भाई शायद नोटिस नहीं करेगा। देखो, कैसे चचेरी बहन अभी-अभी एक सपने से जागी है और इस तरह से सदमे में है। उसे स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि उसकी चचेरी बहन का उस आदमी के साथ अतीत था, जिसे वह पसंद करती है। लुओ झो की सच्ची प्रेमिका को किनारे कर देना और उसकी जगह अपनी चचेरी बहन को लाने की कोशिश करना, उसके इरादे अकल्पनीय हैं। बहन समूह की चर्चा के बाद सभी को नाटक के मुख्य बिंदु समझ में आ गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चचेरी बहन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो। फिर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और कोई भी हैरान नहीं हुआ। सभी को लगा कि जुआन ये आज एक थप्पड़ की हकदार थी। उन्हें बस उम्मीद नहीं थी कि पहला थप्पड़ उसके अपने परिवार से आएगा। जुआन यी का गाल तुरंत अपने चचेरे भाई के थप्पड़ से सूज गया और वह सदमे और गुस्से से अपने चचेरे भाई को देखने लगी, लेकिन उसका चचेरा भाई उसे एक खूंखार कुत्ते की तरह घूर रहा था। वो अंदर से घबरा रही थी और स्वाभाविक रूप से अपने चचेरे भाई से बहस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो खुद को केवल ये कहने के लिए मजबूर कर सकी, ये सब नकली है, ये सब नकली है। इस वीडियो का कौन भ्रामक है? सभी ने गलत समझा है। मेरा दूसरे भाई के साथ कोई संबंध नहीं है। हम अतीत में सिर्फ सहपाठी थे। जिस पूर्व प्रेमिका का मैंने उल्लेख किया था, वह कोई और थी। वो हार मैंने वास्तव में इसे सिर्फ अपने चचेरे भाई की मदद करने के लिए खरीदा था। आखिरकार, वीडियो से वास्तव में कुछ भी पुष्टि नहीं हुई, इसलिए यदि वह जोर देती तो अब भी इनकार कर सकती थी। लुओ झो को होश आया और उसने जुआन यी के सूक्ष्म संकेत को समझ लिया। अचानक सोचा, हाँ, जब तक वे इनकार करते रहेंगे, तांग उसके साथ संबंध नहीं तोड़ेगी, है ना? जैसे कि जीवन रेखा को पकड़ते हुए वो बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि तांग ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं, मानो वह उसका मजाक उड़ा रही हो कि वह अभी भी उसके साथ मूर्ख की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। लुओ झो तुरंत अवाक रह गया। लुओ परिवार के सदस्यों को भी एहसास हुआ कि भले ही वे गुस्से में थे, लेकिन वे इस शर्मनाक स्थिति को और बढ़ने नहीं दे सकते थे। उन्हें जो कुछ भी बचा सकते थे, उसे बचाना था। कम से कम दिखावे को तो बनाए रखना था। वे अब निजी गपशप की परवाह नहीं कर सकते थे। क्या अमीर परिवार इसी तरह काम नहीं करते? जब तक वे सतही सद्भाव बनाए रख सकते थे। इसलिए जब जुआन परिवार के सदस्य जुआन यी को बोलने में मदद कर रहे थे, तो वे अपनी गरिमा का त्याग करने
और अंत तक सब कुछ नकारने के लिए भी तैयार थे। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने का कार्य कर पाते, उन्होंने चचेरी बहन को झुआन यी का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए सुना, तो जिस बच्चे को तुमने शादी से पहले गुप्त रूप से गिराया था वह लुओ झो का था, है ना? तुम्हारा बच्चा उसका था, इसीलिए तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है और तुम गर्भवती नहीं हो सकी। फिर भी तुमने मेरा उससे मिलान करने की कोशिश की। तुम घिनौनी हो, तुम घिनौनी हो। इस समय झुआन यी अपने शरीर को छोड़कर अविश्वास से अपनी चचेरी बहन को देख रही थी। जुआन यी के माता पिता के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। ये ऐसी बात थी जिसके बारे में सिर्फ वे ही जानते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि चचेरे भाई को ये बातें कैसे पता चलीं। शायद कुछ बातें आखिरकार छुपी नहीं रह सकतीं। लुओं के माता पिता भी आश्चर्यचकित रह गए। क्या? उन्होंने अभी क्या सुना? शादी से पहले जुआन यी ने एक बच्चे का गर्भपात किया था? लुओ झो का बच्चा? लुओ झो भी स्तब्ध था। जुआन यी को अविश्वास से देख रहा था। कभी नहीं सोचा था कि जब इस महिला ने उसे बेरमी से छोड़ा था तब वो गर्भवती थी। लेकिन अब उसका ध्यान संभावित बच्चे पर नहीं था, बल्कि इस तथ्य पर था कि उसे लगा कि उस पर लगा दाग कभी नहीं धुल सकता। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह शायद कभी भी टैंग को अपने पास नहीं रख सकेगा। वह केवल घबराहट में तांग को देख सकता था, उत्सुकता से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था, मैं पीड़ित थी, मुझे धोखा दिया गया था, मैंने सिर्फ एक रिश्ता बनाया था और फिर मुझे छोड़ दिया गया। टैंग, टैंग, मुझे ऐसे मत देखो। आमतौर पर अहंकारी रहने वाला लुओ झो अब इतना विनम्र हो गया था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं और आंसू गिरने वाले थे। इस समय जो सबसे कम खड़ा हो सकता था वो था लुओ चेंग। वह लगभग लड़खड़ा गया, तेजी से सांस ले रहा था। उसे उसके स्टाफ ने सहारा दिया। 3 साल से शादीशुदा होने के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ। परिवार के दबाव के कारण लुओ चेंग कई बार मेडिकल जांच के लिए गया था। उसने कभी नहीं सोचा था। अचानक लुओ चेंग की अभिव्यक्ति कई बार बदल गई, जैसे कि उसे कुछ एहसास हो गया हो। उसकी आंखें क्रोध से उभर आईं। शुरू में ये जानकर कि दोनों ने पहले भी डेटिंग की होगी, मुझे इतना घिनौना नहीं लगा। लेकिन इस समय न केवल लुओ चेंग बल्कि लुओं के माता पिता भी पूरी तरह से निराश थे। अन्य दर्शक भी दंग रह गए। यद्यपि धनी परिवार अक्सर लाभ के लिए अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा इतना साहसी होना, एक धनी परिवार के साथ खेलना, 2 भाइयों को धोखा देना अभूतपूर्व था। और अब परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसी विस्फोटक जानकारी सामने आ गई। अब दिखावे की कोई जरूरत नहीं थी। ये पूरी तरह से असंभव था। जुआन यी पूरी तरह से समाप्त हो गया था। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतने बड़े घोटाले को नजरअंदाज कर दिया। ये भयानक है, सचमुच भयानक। ये जीफी की गलती नहीं थी। जब तक कि आप विशेष रूप से इस संभावना की जांच नहीं करते या अन्य मामलों की जांच करते समय मजबूत संबंध नहीं पाते, तब तक सिस्टम आवश्यक रूप से इसे प्रदर्शित नहीं करेगा। इस समय जीफी ने सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक आत्मसात किया। हे भगवान, जुआन यी वास्तव में निर्दयी है। जब वो गर्भवती थी तो उसने वास्तव में लुओ चेंग को दोषी ठहराने की योजना बनाई थी। आखिरकार वे भाई हैं, जिसका बच्चा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लुओ चेंग बहुत सिद्धांतवादी था और शादी से पहले कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए जब समय काम नहीं आया तो उसे गर्भपात करना पड़ा। आह, मैंने क्या देखा है? ये वास्तव में सबसे खराब मानव स्वभाव है। मेरा विश्व दृष्टिकोण चौंक गया है। किन परिवार को इस घोटाले के पीछे ऐसी भयावह साजिश की उम्मीद नहीं थी? यहाँ तक कि इस नाटक को देखना भी चौंकाने वाला था, जिससे उन्हें लुओ चेंग के प्रति और भी अधिक सहानुभूति महसूस हुई। हालांकि इस समय लुओ चेंग की अभिव्यक्ति ऐसी लग रही थी। सभी को लगा कि लुओ परिवार, या कम से कम लुओ चेंग, जुआन यी को थप्पड़ मार देगा। लेकिन लुओ चेंग ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने जुआन परिवार से ठंडे स्वर में कहा, कृपया अपनी बेटी को ले जाएं और चले जाएं। बाद में
मैं उसके साथ उचित चर्चा करूंगा। ये शब्द दांत पीसते हुए कहे गए थे। ये संयम की पराकाष्ठा थी। उसके अच्छे पालन पोषण ने जुआन यी की जान बचाई थी। जुआन यी को उसके माता पिता ने उसके उन्मत्त चचेरे भाई से बचाया था। वह उस आदमी को घूर रही थी जिस पर वह कभी निर्भर थी। पति, मुझे समझाने दो। वास्तव में मैं। जुआन यी, हमारी शादी से पहले जब तुम अचानक मेरे प्रति इतनी भावुक हो गई थी तो तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अभी ये कहूं तो चुप हो जाओ और चुपचाप घर जाओ। अपनी सहनशीलता की सीमा पर पहुंचते हुए लुओ चेंग जुआन यी से एक और शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। चैप्टर 219। एक विवाहित महिला के लिए अपने पति द्वारा यह कहना कि उसके माता पिता उसे वापस घर ले जाएं, अत्यंत अपमानजनक बात है। जुआन यी ने सहज रूप से इस भाग्य के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उसने डर से लुओ चेंग को देखा। कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पिछली साजिश का पता चल जाएगा। वास्तव में लुओ चेंग को लुओ झो की तरह आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। जुआन यी का चेहरा सफेद से हरा हो गया। वह किसी ऐसे व्यक्ति से भी बदतर दिख रही थी जो कई दिनों से मरा हुआ हो। अपने बेकाबू आंसुओं के अलावा वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी और सांस लेने में भी उसे संघर्ष करना पड़ रहा था। अंततः उसकी आंखें झुक गई और वह बेहोश हो गई। इस बेहोशी के कारण वहां अराजकता का माहौल बन गया। हे भगवान, ये असली बेहोशी है या नकली? ये असली है। खैर, कुछ लोग वाकई मजेदार होते हैं। जब उनके अपने बुरे कर्म उन्हें परेशान करने लगते हैं तो वे उसके परिणामों को झेल नहीं पाते। फिर भी वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में इतने सहज कैसे हो सकते हैं? किन परिवार के सदस्यों ने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि ये केवल कर्म था। जुआन यी के माता पिता अपनी बेटी को सहारा देने के लिए आगे बढ़े और घबराकर रोने लगे। जब वे अपने दामाद से मदद मांगने के लिए मुड़े तो उन्होंने लुओ चेंग के चेहरे पर पूरी तरह से उदासीन भाव देखा और उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लुओ चेंग के माता पिता अभी तक उस चौंकाने वाली सच्चाई से उबर नहीं पाए थे जो उन्होंने अभी अभी सुनी थी, और वे इतने थक चुके थे कि वे अपनी महान गरिमा को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। उस बहू से निपटना तो दूर की बात थी जिसने उनके लिए इतनी शर्म की बात ला दी थी। लुओ झो दूसरों की मदद करने में और भी कम सक्षम था क्योंकि वो स्वयं पहले से ही भ्रमित और घबराहट की स्थिति में था। जुआन यी के माता पिता अंततः अपनी बेटी के साथ अपमानित होकर लुओ निवास छोड़कर चले गए। सभी दर्शकों को पता था कि इस प्रस्थान के साथ तलाक अपरिहार्य था। वाइन चखने की पार्टी स्वाभाविक रूप से जारी नहीं रह सकी। लुओ चेंग ने अपना संयम बनाए रखा और मेहमानों के जाने की उचित व्यवस्था की, और व्यवधान के लिए माफी के तौर पर हर व्यक्ति को बढ़िया वाइन की एक बोतल दी। हालांकि इस बार लुओ परिवार ने पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। फिर भी हर कोई लुओ चेंग के हालात से निपटने से संतुष्ट था। ऐसे वारिस के साथ लुओ परिवार इस बार उपहास का विषय बनने से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगा। जब किन परिवार जाने वाला था तो लुओ चेंग ने उन्हें शराब पेश की और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? इससे किन परिवार के सदस्य असहज हो गए क्योंकि हालांकि अन्य लोगों को पता नहीं था, लेकिन लुओ चेंग ने अवश्य ही नोटिस किया होगा और आसानी से जांच कर सकता था कि वीडियो घटना के पीछे वे लोग थे। जैसे ही किन जियान बोलने वाला था, जी फी ने कहा, ये मैं था। मैं जुआन यी को लोगों को धमकाते हुए नहीं देख सकता था। मैं तांग का दोस्त हूँ। इसके अलावा किसी को इस बिंदु तक पहुंचने के लिए गलत काम करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। किन परिवार ने स्वाभाविक रूप से जी फी की रक्षा की। अगर लुओ चेंग कोई परेशानी खड़ी करता तो वे भविष्य में उससे रिश्ता तोड़ने में संकोच नहीं करते। वे इतने ही जिद्दी थे। किन जियान ने जी फी की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था, जैसे कि उसे बचाने के लिए किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। वह अपने होठों को हल्का सा मुस्कुराने से रोक नहीं सका। लुओ चेंग का किन जियान के साथ रिश्ता ज्यादातर व्यापार से जुड़ा हुआ था। पहली बार किन जियान का ये रूप देखकर
और उसके गाल पर हल्के होठों के निशान को देखकर लुओ चेंग की आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। उसे लगा कि अब उसे जवाब समझ आ गया है। उसने केवल वास्तविक जिज्ञासा से पूछा था, कुलीन परिवारों के लिए इस तरह के मामलों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना, इतना असावधानीपूर्ण होना असामान्य था। आमतौर पर दूसरों को नाराज करने से बचने के लिए वे ऐसी चीजों को न देखने का नाटक करते थे और कमतर व्यक्तियों के हितों को आमतौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के बलिदान कर दिया जाता था। लेकिन उन्होंने ये अनावश्यक कदम उठाया था। वे वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प परिवार थे और ऐसे लोगों के साथ व्यापार करने का मतलब था कि कोई हमेशा निश्चिंत रह सकता था। जी फी की घबराहट देखकर लुओ चेंग मुस्कुराया और कहा, मनोरंजन उद्योग के न्यायाधीश वास्तव में प्रभावशाली है। हाँ, क्या वह मेरा मजाक उड़ा रहा है? हालांकि उसका हावभाव ठीक लग रहा है। लुओ चेंग ने किन जियान से हाथ मिलाया और अन्य मेहमानों को विदा करने चला गया। जैसे ही परिवार बाहर निकला, उन्होंने किन जियान के दोस्तों को देखा। लुओ फी किन जियान से बात करने के लिए इंतजार करते हुए आगामी शादी की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी उन्हें पास के लॉन से जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि हर कोई आवाज की ओर देख पाता, किन परिवार ने जी फी की उत्साहित आवाज सुनी। बढ़िया, मैंने सोचा था कि मुझे पत्नी का पीछा करते हुए चिता में तब्दील होने का ये दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। अरे रुको, ये तो पहले ही जलकर राख हो चुका है ना? पहले की अफरातफरी में तांग बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए गायब हो गया था। अब जब वो जाने वाली थी, लुओ झो ने उसे रोक दिया था। थप्पड़ खाने के बाद लुओ झो का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया। पहली बार थप्पड़ खाने वाला ये गर्वित युवा मास्टर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वो अविश्वास से तांग की ओर देखने लगा। तुमने मुझे मारा? तांग ने उससे हाथ मिलाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम इसकी हकदार थी। लुओ झो के प्रति तांग का रवैया नाटकीय रूप से बदल गया था, जिसे लुओ झो बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या ये अभी भी वही महिला थी जो उसके प्यार के लिए इतनी सावधान और आशा से भरी रहती थी? तांग को उसका सामना करने के लिए इतना अनिच्छुक देखकर लुओ झो का गुस्सा भड़क उठा। आखिरकार वो हमेशा से ही उनके रिश्ते में हावी रहा था। हालांकि जब उसने तांग को जाने के लिए मुड़ते देखा, तो वो तुरंत घबरा गया और दयनीय रूप से भीख मांगने लगा। क्या यह केवल यह एहसास है कि आपके पास क्या था उसे खोने के बाद? कितना घृणित है! जी फी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और किन परिवार के सदस्यों ने मानसिक रूप से उसके घृणित व्यवहार को कोसा। लुओ झो के इस संस्करण को देखने वाले अन्य लोग भी घृणा से भरे हुए थे। यहाँ तक कि क्यू ली जैसा व्यक्ति भी इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन लुओ झो वास्तव में तांग को खोने से डर रहा था, इसलिए ये जानते हुए भी कि उसे ऐसे अपमानजनक दृश्य में उसके परिचितों द्वारा देखा जा रहा है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने तांग का रास्ता रोका। क्या तुम सचमुच मुझसे संबंध तोड़ रहे हो? तांग ने बिना उत्तर दिए ही व्यंग्य किया। नहीं, असंभव है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुमने भी ये देखा होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता था। वो बातें पहले मैंने गलत किया। मैं बस अपनी भावनाओं का निवेश करने के बाद फिर से धोखा खाने से डरता था। मुझे पता है कि मैं गलत था। लेकिन तुम सब कुछ मुझ पर दोष नहीं दे सकते। ये तुम्हारा प्यार था जिसने मुझे बिगाड़ा, मुझे लापरवाह बनाया, मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तुम मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकते जब मुझे इसकी आदत हो जाएगी। धोखे के वो 2 साल, क्या मैं अपनी बाकी की जिंदगी में तुम्हारी भरपाई नहीं कर सकता? तांग, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। प्लीज, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? जैसे ही लुओ झो बोला, वो वास्तव में रोने लगा। ये पंक्तियां अच्छी नहीं हैं, बहुत घिसी पिटी हैं, और अब पीड़ित को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बुरे काम इसलिए किए क्योंकि दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा था? ये किस तरह का तर्क है? लेकिन इन सभी आंसुओं के साथ मुझे उम्मीद है कि टैंग उसके बहकावे में नहीं आएगा। जी फी की टिप्पणी के बिना
किन परिवार के सदस्य लुओ झो के कबूलनामे पर अन्य लोगों के साथ आहें भर रहे होते, लेकिन इस तरह से सुनने पर यह हास्यास्पद लगा। हालांकि तांग इन शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया देगी? आखिरकार ये स्पष्ट था कि लुओ झो के मन में उसके लिए भावनाएं थीं। लेकिन तांग विचारों में खोया हुआ था, किसी अज्ञात बात के बारे में सोच रहा था। लुओ झो ने सोचा कि उसके पास एक मौका है और उसने तुरंत कहा, जहां तक उस व्यक्ति की बात है, वो सब अतीत की बात है। मैं बस जिद्दी बन रहा था। मेरे मन में उसके लिए लंबे समय से कोई भावना नहीं थी। वह मेरी भाभी है, मैं उसके प्रति कोई लगाव कैसे रख सकता हूँ? सब कुछ बस उसका एकतरफा भ्रम था। अरे अरे अरे, तुम बदमाश, तुम्हारे शब्द काफी चालाकी भरे हैं, है ना? जिद्दी होने का मतलब है कि तुम अभी भी परवाह करते हो, है ना? तुमने भले ही कुछ खास नहीं किया हो, लेकिन भावनात्मक उलझनें बहुत थीं। मैं क्लास रियूनियन में आंखों का संपर्क नहीं भूला हूँ। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अगर तुम तैयार हो, तो मैं अपने परिवार को तुरंत तुमसे सगाई करने के लिए मना सकता हूँ। मैं लुओ झो ने बोलते हुए तांग का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तांग ने सीधे तौर पर उससे परहेज किया, और जब उसने अपनी आंखें उठाईं, तो उनमें केवल ठंडक थी। मैं आपको बाद में बिल भेज दूंगा। लुओ झो दंग रह गया। क्या? वहां मौजूद दर्शक भी स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। 2 साल तक मैंने आपकी मदद की, आप पर जो पैसा खर्च किया, जो ट्रांसफर किए, मैं हर चीज का हिसाब किताब करके आपको बिल भेजूंगा। कृपया 3 दिन के अंदर भुगतान करें। चैप्टर 220। ये शब्द आकाश से बिजली की तरह गिरे। पिछले 2 वर्षों में केवल एक बार पैसे उधार लेने के अलावा तांग ने कभी भी लुओ झो से पैसे नहीं मांगे थे। इस बार लुओ झो पूरी तरह से स्तब्ध था। बहुत बढ़िया, यही तो करना चाहिए था। जबकि अन्य लोग अभी भी इस दृश्य को समझ रहे थे, जीफी पहले से ही रूपक आतिशबाजी के साथ आंतरिक रूप से जश्न मना रही थी। आखिरकार तांग पहले जीफी की आंखों में निराशाजनक रूप से प्यार में डूबी हुई दिखाई दी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो जाग गई थी और अचानक अपने हितों की रक्षा करना सीख गई थी। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? लुओ झो ने अविश्वास में पूछा। अरे अरे, अपने शब्दों पर ध्यान दो। वो पैसे नहीं मांग रही है, वो आपसे पैसे वापस मांग रही है। मैं तुमसे पैसे क्यों नहीं मांगूंगा? क्या तुमने मुझसे पहले यही नहीं ठगा था? नैतिक और कानूनी दोनों ही तरह से मुझे इसे वापस पाने का अधिकार है। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता या तुम्हारे पैसे की लालसा नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी मत सोचो कि तुम मेरा फायदा उठा सकते हो। मैं एक पैसा भी और नहीं मांगूंगा। मुझे बस वही चाहिए जो मेरा हक है, तांग ने शांति से कहा। आह, और क्यों नहीं मांगते? भावनात्मक क्षति मुआवजा और इस तरह की चीजें, उसे भुगतान करवाओ। आप इसके हकदार हैं। जीफी इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग उछल पड़ी। किन जियान ने उसकी पीठ थपथपाई, चुपचाप उसे शांत होने में मदद की। जीफी ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, जैसे कि वो अनजाने में किन जियान के स्पर्श की आदी हो गई थी। किन जियान तांग के दृष्टिकोण को समझ सकती थी। वो अतिरिक्त मुआवजा नहीं मांग रही थी, बल्कि केवल वही मांग रही थी जो उसका हक था। यह उस झूठे रिश्ते में अपने निवेश के लिए अंतिम सम्मान दिखाने का उसका तरीका था। तांग के शब्दों ने स्वाभाविक रूप से लुओ झो के चेहरे को काला कर दिया। आखिरकार जुआन यी ने प्यार के बारे में उसके दृष्टिकोण को विकृत कर दिया था, जिससे उसे विश्वास हो गया था कि एक गरीब लड़की जो उस पर पैसा खर्च करने को तैयार है, उसे वास्तव में उससे प्यार करना चाहिए। उसे ये अच्छा लगा था, और अब तांग की पिछली सभी चीजों को वापस लेने की मांग ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वो अपने पिछले प्यार को पूरी तरह से वापस ले रही थी, उनके रिश्ते को नकार रही थी। वह पैसा नगण्य है, मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। मेरी सारी दौलत तुम्हारे साथ साझा की जाएगी। अगर हम पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाए, तो तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस घर पर मेरी पत्नी बन जाओ और मैं तुम्हें संभालूंगा।
तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। मैं लुओ झो, धोखे का पर्दाफाश होने के बाद भी तुम अभी भी मुझे नीची नजर से देखते हो। तांग को अचानक समझ में आया। मुझे अभी याद आया उन 2 सालों के दौरान जब मैं मेकअप आर्टिस्ट के सहायक के रूप में कड़ी मेहनत कर रहा था। मैंने हमेशा तुमसे अच्छे क्लाइंट न होने की शिकायत की थी। अगर तुमने बस एक बार चुपके से अपने स्टेटस और संसाधनों का इस्तेमाल करके मेरे लिए क्लाइंट का इंतजाम किया होता, तो मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम्हारे आसपास इतने सारे लोग थे जो जानते थे कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्या नाटक करने में मदद करना इतना मुश्किल होता? क्या मेरे लिए चीजों को थोड़ा आसान बनाना इतना मुश्किल होता? तुम मुझे परखना चाहते थे, लेकिन तुमने सिर्फ मेरे समर्पण का मजा लिया। शुरू से आखिर तक एक पर्यवेक्षक की तरह ठंडे और अलग थलग रहे। तुमने कभी भी अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके थोड़ी सी भी मदद करने के बारे में नहीं सोचा। है लुओ झो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, जरा भी नहीं। तांग को ये रहस्योद्घाटन अचानक हुआ, मानो ये कोई छोटी सी बात हो। फिर भी किसी तरह इसने सभी को गहरी उदासी से भर दिया। दरअसल पिछले 2 वर्षों से तांग एक मजाक के अलावा कुछ नहीं था। किसी का परीक्षण करने के लिए गरीब होने का नाटक करना गलत था, लेकिन अगर इस दौरान लुओ झो ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तांग की मदद करने के लिए कुछ छोटी छोटी किस्मत की व्यवस्था की होती, जब वो कठिनाइयों का सामना कर रही होती, तो ये साबित हो जाता कि वह उससे प्यार करता था और उसकी परवाह करता था। बस पहले चोट लगने के बाद कुछ अजीब असुरक्षा से जूझ रहा था। निश्चित रूप से तांग के प्रेम प्रेरित स्वभाव को देखते हुए, अगर उसे ऐसी परिस्थितियों में सच्चाई पता चल जाती और अगर लुओ झो ने ईमानदारी से माफी मांगी होती, तो वह उसे माफ कर देती। लेकिन लुओ झो ने कुछ भी नहीं किया, कठिनाइयों को तांग को कुचलने दिया, यहाँ तक कि खुद उन कठिनाइयों में से एक बन गया। क्या ये वास्तव में प्यार था? क्या यह उसका अपना विकृत मनोविज्ञान, अपनी भड़ास निकालने का एक विकृत तरीका नहीं था? इस तरह से कहें तो अब कोई भी तथाकथित सच्चे प्यार को परखने के लिए गरीब होने का नाटक करने का बहाना नहीं ढूंढ सकेगा। लुओ झो को भी ये एहसास हो गया था। उसका चेहरा धीरे धीरे रंग होने लगा और वह कांपते हुए तांग को घूरने लगा। टैंग ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने अभी जो कहा कि आप मुझे प्यार करते हैं, मेरा समर्थन करते हैं, मुझे मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम नहीं करने देते और सिर्फ आपकी पत्नी बनकर रहना चाहते हैं, ये सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति की उदारता के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे आपके दान की जरूरत नहीं है, वे बिल महत्वहीन नहीं हैं, वे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद हम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे और आप मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। मानो उसके गहरे विचार, जिन्हें उसने स्वयं भी नहीं पहचाना था, उजागर हो गए हों। लुओ झो की निगाहें खाली हो गईं। हे भगवान, प्रेमनिंदता से ठीक होने के बाद क्या वह सीधे स्पष्ट दिमाग वाली स्थिति में आ गई? इस समय टैंग, तुम मेरी बहन हो। मिस तांग, निश्चिंत रहें, अगर मेरा मूर्ख भाई आपके पैसे नहीं चुका पाया तो मैं इसे चुकाने की जिम्मेदारी लूंगा। लुओ चेंग की आवाज अचानक गूंजी। सभी ने मुड़कर देखा कि लुओ चेंग ने अन्य मेहमानों को विदा कर दिया था और वे वहां चले गए थे। उसने तांग से माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है कि मेरे भाई और मेरी पत्नी दोनों ने आपको परेशानी और नुकसान पहुंचाया है। हमारा लुओ परिवार इसके लिए भी मुआवजा देगा। तांग चौंक गई और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन लुओ चेंग ने बीच में टोकते हुए कहा, मिस तांग, इसकी चिंता मत करो। तुम लुओ झो के साथ पूरी तरह से नाता तोड़ना चाहती हो, है ना? फिर बेहतर है कि दोनों शिकायतों और कर्जों को पूरी तरह से निपटा दिया जाए। हमारा लुओ परिवार कभी किसी का कर्जदार नहीं रहा और मैं उसे इसके बाद तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। तुम निश्चिंत रहो। इस समय तांग को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। भाई, लुओ झो को अचानक होश आया। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और नहीं चाहता था कि उसका भाई हस्तक्षेप करे। हालांकि
लुओ चेंग पहले ही उसके पास पहुंच चुका था और सीधे उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे लुओ झो घास पर गिर गया। आह, अब ये संतुलित है, मैं संतुष्ट हूँ। इस गंभीर स्थिति में किन परिवार के सदस्य लगभग जोर से हंस पड़े। हाँ, ये थप्पड़ कुछ ऐसा था जिससे लुओ झो सचमुच बच नहीं सका। लुओ झो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे पूरी तरह से अन्याय महसूस हुआ। भाई, मैंने वास्तव में भाभी के साथ कुछ नहीं किया। मुझे उन चीजों के बारे में नहीं पता था जो उसने अतीत में छिपाई थीं। मैंने नहीं। वह कहना चाहता था कि उसने अपने भाई को व्यभिचारी बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन लुओ चेंग ने लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? शुरू से। लुओ झो स्तब्ध रह गया। उसे नहीं पता था कि क्यों। बात बस इतनी थी कि जब जुआन यी ने अपने भाई को इतने निर्णायक रूप से चुना था, तो वह देखना चाहता था कि क्या वह वास्तव में शरीर और दिल को अलग कर सकती है, क्या वह वास्तव में अपने भाई के साथ खुश रह सकती है। वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि जुआन यी को अपने फैसले पर पछतावा हो, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी से उसके भाई और उसके परिवार को कितना नुकसान पहुंचा है। वह केवल डरते डरते अपना सिर झुकाकर माफी मांग सकता था, लेकिन वो अब भी अपनी आंखें उठाकर तांग की ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाया, जो स्पष्ट रूप से इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लुओ चेंग बस अपनी भड़ास निकालना चाहता था और अपने मूर्ख भाई को सबक सिखाना चाहता था। इस समय अन्य लोगों के लिए वहां रुककर देखना उचित नहीं था। जी फी ने गर्मजोशी से तांग को घर तक साथ चलने की पेशकश की। कार में किन रोंग, जो तांग के सबसे करीब था, ये कहने से खुद को रोक नहीं सका, बहन तांग, आपको अभी लुओ झो से अधिक मुआवजे की मांग करनी चाहिए थी। आप उस बदमाश को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हैं? उसे सबक सिखाने की जरूरत है। ये सही है। आपने जो पैसा उसे समर्थन देने में खर्च किया, उससे बैंक में ब्याज मिल सकता था। वह सब उस पर बर्बाद हो गया। जी फी ने आलोचना करते हुए कहा। तांग अभी भी अपने परिवार के साथ काफी संयमित थे। राष्ट्रपति लुओ ने कहा कि वह। जी फेई ने कहा, यह आपको फंसाने और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया जाने वाला मुआवजा है। यह उस बदमाश को मिलने वाली रकम से अलग है। ये देखकर कि वे उसका बचाव कर रहे थे, तांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जहां तक ब्याज की बात है, तो मैं इसे ऐसे समझूंगी कि मैंने एक उच्च गुणवत्ता वाले सुंदर लड़के का मुफ्त में आनंद लिया। मुझे बेहतर सौदा मिला। बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि बड़े लोग भी मौजूद हैं, और वो बेहद शर्मिंदा हो गई। ये सिर्फ घबराहट ही थी जिसकी वजह से उसने ये बात कह दी। दरअसल वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उसने इतना सारा प्यार बर्बाद कर दिया है, इसलिए वो केवल इस तरह से ही कह सकी। लेकिन जी फी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, बुरा नहीं है, ये अच्छी मानसिकता है। तुम सिर्फ उसके रूपरंग के कारण ऐसे बेकार व्यक्ति की ओर आकर्षित हो गई, है ना? तांग शर्मिंदा था। हाँ, ये सच था। लुओ झो का चेहरा निर्विवाद रूप से सुंदर था, लेकिन जब सभी को याद आया कि कैसे उनके जाते समय लुओ झो के गाल सूजे हुए थे, तो वे हंसने से खुद को रोक नहीं सके। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ यही खत्म हो जाए, तांग ने कहा। शायद वह लुओ झो के बेशर्म, लगातार कॉल के बारे में सोच रहा था, जो आने वाले अंतहीन उत्पीड़न का संकेत दे रहे थे। ये खत्म हो जाएगा, जी फेई ने कहा। तांग ने इसे महज सांत्वना के रूप में लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जी फी सच बोल रही थी। इसे खत्म होना ही है, क्योंकि बिग ब्रदर लुओ कचरा साफ करने वाला है। न तो लुओ झो और न ही जुआन यी बच सकते हैं। अरे, चलो देखते हैं। किन परिवार के सदस्य भी इस बात को लेकर उत्सुक हो गए कि लुओ चेंग इससे कैसे निपटेगा। लुओ परिवार के घर पर लुओ चेंग ने लुओ झो के साथ फिर से लड़ाई नहीं की, लेकिन श्री लुओ ने सीधे एक छड़ी ली और मारना शुरू कर दिया। अंततः जब पिता ने काफी पिटाई कर दी और माँ ने काफी रो लिया, लुओ चेंग ने जुआन यी और लुओ झो के लिए व्यवस्था और अनुशासनात्मक उपायों की घोषणा की।